बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की आप इससे पहले 24 किस्तें सुन चुके हैं। अब 25वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। चूजे की यखनी पीते ही आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव की उंगलियों में भी दर्द का एहसास होने लगा था, जो इस बात का मजहर था कि मेरे पाँव पहले से बेहतर हो रहे थे। हाथों का दर्द तो खत्म हो चुका था। मैं बार बार मुट्ठियां भींचकर हाथों की वर्जिश करने लगा। टांगों का दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो रहा था। मेरी समातों में लकड़ियों की खटपट आने लगी। यकीनन वो अंगीठी में मजीद लकड़ियां डाल रही थी। तुम दोनों अब अपने बिस्तर में जाकर सो जाओ। अंगीठी में लकड़ियां डालकर वो छोटे बहन भाई को मुखातिब हुई थी। जी बाजी, उन्होंने बयक्त जुबान कहा था। लगता था दोनों बहन भाई के नजदीक बाजी का हुक्म हरफे आखिर की हैसियत रखता था। बाबा जान कहवा पियेंगे? इस मर्तबा वो बाप को मुखातिब हुई थी। नहीं बेटी, अब बस करो, उसने जल्दी से कहा। थोड़ा सा पी लेना बाबा जान, यूं भी मेहमान के लिए बनाने लगी हूँ। पहले हल्दी मिला दूध, फिर यखनी और अब गरम कहवा। वो मुसलसल गरम मशरूबात मेरे मेहदे में अंडेल कर सर्दी के खिलाफ मेरी कुव्वत मुदाफत को बढ़ा रही थी। हमें भी सर्दी से निपटने के लिए ये तरीके पढ़ाए गए थे। इनमें मुतासरा शख्स के जिस्म को गर्म करने के लिए गर्म माहौल और लिबास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मशरूबात पिलवाने के बारे में हदायत की गई थी। उसके बाप ने कहा ठीक है बेटी, और उसके कदमों की आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगी थी। अब मेरे बाजुओं में जान पड़ गई थी। टांगों का दर्द भी मध्यम होने लगा था और पाँव भी हरकत करने लगे थे। अलबत्ता दोनों पाँव और पिंडलियों में हल्का हल्का दर्द जरूर महसूस हो रहा था। ये ले बाबा जान। वो शायद कहवे की प्याली अपने बाप के हवाले कर रही थी। कराहती हुई आवाज में मैंने शुक्रिया के अल्फाज सुने और फिर उसके कदमों की आवाज मेरी चारपाई की तरफ बढ़ गई। पहले की तरह ही उसने मुझे कहवा भी पिलाया और उसके साथ ही उसकी नर्म आवाज मेरी समातों में गूंजी। अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी थे। मेरे दिल से खलूस भरी दुआ निकली थी। आमीन कहते हुए उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा। शायद उसे मेरी दुआया अंदाज पर हंसी आई थी। वो तीखे नकूश और गहरे नीली आंखों वाली खूबसूरत दुशीज़ा थी। इस कदर नीली आंखें मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मेरी नगुफ्ताबा हालत देखकर वो मेरे इतने करीब हुई थी, वरना शायद मैं उसका चेहरा भी न देख पाता। उसका और मेरा हिसाब बिल्कुल डॉक्टर और मरीज का सा था। मेरे चेहरे को एक बार फिर ढांप कर वो कमरे से बाहर निकल गई। वापसी पर उसने मेरे चेहरे पर से लिहाफ उतारे बगैर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सरहाने के साथ कपड़ों का जोड़ा रख दिया है। यूं ही खुद को काबिल समझो कि कपड़े पहन सको, ये पहन लेना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना। मैं साथ वाले कमरे में हूँ और जाग रही हूँ। मैंने लिहाफ मुंह से उतारे बगैर धीमे लहजे में कहा, ठीक है बहन, शुक्रिया। उसके जाने के बाद भी मैं उसी तरह लेटा रहा। करीबन घंटे भर बाद एक बार फिर मेरी समातों में कदमों की चाप गूंजी, जो अंगीठी के साथ जाकर रुक गई थी। लाजमन वो अंगीठी में लकड़ियां डालने आई थी। लकड़ियां डालकर वापस लौट गई। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। लिहाफ का कोना उल्टा करके मैंने बाहर झांका। वो काफी बड़ा कमरा था। कमरे के कोने में दरमियानी सी अंगीठी लगी हुई थी, जिसमें जलने वाली आग की तपश से कमरे में खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। अंगीठी के मुखालिफ कोने में लालटेन लटकी थी, जिसकी जर्द रोशनी कमरे में फैले अंधेरे के साथ बरसे बेकार थी। लालटेन के नीचे एक चौड़ी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक अधेड़ उम्र शख्स लेटा नजर आया। सर के अलावा उसका बाकी जिस्म मोटे लिहाफ में पोशीदा था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी नजर आ रही थी। वो आंखें खोले जाने छत की कड़ियों में क्या तलाश कर रहा था। उसकी चारपाई के अलावा भी कमरे में 3 चारपाइयां रखी थी, जिनमें से एक पर तो मैं लेटा था और 2 चारपाइयां खाली पड़ी थी। उन पर बिस्तर भी नहीं बिछे थे। एक सरसरी नजर कमरे में दौड़ाकर मैंने सराहने के साथ रखे कपड़े उठाए और लिहाफ के अंदर ही ज़ेरे लिबास डालने लगा। शलवार पहनकर मैं उठ बैठा और कमीज डालकर दोबारा लिहाफ में गायब हो गया। दूध और यखनी से मेरी भूख काफी हद तक मिट गई थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भूख महसूस होने लगी थी। सर्दी में यूं भी भूख ज्यादा लगती है और मुझे तो खाना खाए 24 घंटे होने को थे। लेकिन मसला यह था कि मैं गुलगारे बीबी की नींद से उठाकर कैसे कहता कि मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ लाओ। पहले भी उसने इतना कुछ किया था। अब वो करीब सो रही थी तो मुझे भूख लग रही थी। मैं उसे आवाज न देने का फैसला कर चुका था, मगर मेरे इस फैसले पर उसने खुद ही पानी फेर दिया। वो दोबारा अंगीठी में लकड़ियां डालने आई थी। मुझे जागते पाकर वो सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने भी उसके दिलकश सरापे से निगाहें फेर कर मुखालिफ जानिब देखने लगा। वो मेरी मौसन थी। उसे सबब बनाकर अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा जिंदा रहने का मौका अता फरमाया था। मैं उसकी जितनी इज्जत और एहतराम करता कम था, यूं भी मुझे नजरों की हिफाजत करना आता था। आज अगर मैं पराई इज्जत पर ऐसी वैसी नजरें गाड़ता तो यकीनन मेरी पलवैशा भी किसी बदनीयत की गंदी नजरों का शिकार बनती। अंगीठी में लकड़ियां डालकर वो लौटी और मेरे करीब रुकते हुए पूछने लगी, किसी चीज की जरूरत है? नहीं शुक्रिया। भूख तो नहीं लगी? पता नहीं उसने मेरे भूखा होने का अंदाजा लगा लिया था या रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहिरा कर रही थी। कोई खास नहीं।
आपको जहमत होगी। ये कहते हुए मैं भी उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अरे जहमत कैसी अभी लाई। मुझे महसूस हुआ कि ऐसा कहते हुए मुतबस्सम हुई थी। अपने इनकार पर साबित कदम रहकर मैं सुबह तक पेट का ववेला नहीं सुन सकता था, इसलिए खामोश रहा और वो कमरे से बाहर निकल गई। हमारे मुकालमे से उसके वालिद की आंख खुल गई थी, या शायद वो पहले ही से जाग रहा था और मुझे सोता समझकर बात नहीं कर रहा था। जवान, अब तबीयत कैसी है और क्या हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ चचा जान। और होना क्या था? कल सुबह बर्फबारी में फंस गया था। बड़ी तलाश के बाद भी कोई जाए पनाह न ढूंढ सका, यहाँ तक कि जान के लाले पड़ गए। बस इत्तफाक ही था कि आपके दरवाजे तक आ पहुंचा और कुछ सांस बाकी थे जो गुलगारे बहन की मदद मिल गई। अल्लाह पाक उसे अजरे अजीम, इज्जत और सलामती दे। आपका नाम क्या है? आप इस इलाके के तो नहीं लगते। मैंने इसबात में सर हिलाते हुए कहा, ज़ीशान नाम है और मैं वाकई इस इलाके का नहीं हूँ। यहाँ मुझे अपने साथियों की तलाश की जुस्तजू ले आई है। मेरा नाम शमरेज खान है। अगर आपके साथी गुम हो गए हैं तो शायद उन्हें ढूंढना इतना आसान न हो। उसने बिला झिझक हकीकत का इजहार कर दिया था, मगर कोशिश तो करना चाहिए ना। नाकामी के खौफ से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना बुजदिली कहलाता है। उसने मुतबस्सम होते हुए पश्तो कहावत बोली, पहाड़ जितना भी ऊंचा हो उस पर चढ़ने का रास्ता जरूर होता है। मगर उसकी हंसी में भी तकलीफ का अंसर वाज़े झलक रहा था। सही कहा। मैंने इसबात में सर हिलाते हुए पूछा, वैसे बुरा न मनाए तो पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है? बाबा जान को टांग में गोली लगी है। छाबे में गर्म रोटियां और सालन का कटोरा रखे गुलगारे बीबी ने अंदर दाखिल होते ही वालिद से पहले मेरी बात का जवाब दिया। कब, कैसे? मैंने हैरान होकर पूछा। परसों। लकड़ी की छोटी सी मेज पर छावा रखकर उसने वो मेज उठाकर मेरी चारपाई के साथ रख दी थी। रंधड़ा और समर खान घर से बाहर खुश्क लकड़ियां चुन रहे थे। उसी वक्त दो आवारा गर्द वहां से गुजरे। उन बदबख्तों ने रंधड़ा को अकेला समझकर पकड़ना चाहा। रंधड़ा चीखती हुई घर की जानिब भागी। रंधड़ा की चीख सुनकर बाबाजान हथियार लेकर बाहर निकले। वो तीनों मेरी छोटी बहन का पीछा कर रहे थे। अब्बूजान ने फौरन हवाई फायर किया, जिसे सुनते ही वो जवाबी फायर करते हुए वहां से भाग गए। बाबा जान भी उनके फायर का जवाब देते रहे। उन बुज़दिल चक्कों को तो मालूम न हो सका, मगर इस दौरान अबू जान की टांग में एक गोली लग गई थी। मैं उस वक्त बावर्ची खाने में थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं बाबा जान की मदद को पहुंची, मगर वो वहां से गायब हो गए थे। हम बाबा जान को उठाकर अंदर ले आए। दोपहर ढलने को थी। हमने सोचा अगली सुबह बाबा जान को डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि एक तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, दूसरा खान कले यहाँ से काफी फासले पर है। मगर आज सुबह जब हम आगे जाने के लिए तैयार हुए तो मौसम खराब हो गया था और हमारा इरादा फिर धरे का धरा रह गया। क्या गोली टांग के अंदर ही है? मैंने खाने की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा। जी। गुलगारे ने इस बात में सर हिला दिया था। कहकर मैं रोटी का गर्म नवाला तोड़कर मुंह की जानिब ले जाने लगा। सालन में उसने उसी यखनी को तड़का लगाकर मेरे सामने रख छोड़ा था। नवाला चबाते हुए मैंने पूछा, अब मौसम की क्या सूरत हाल है? हवा तो करीबन रुक गई है, मगर बर्फबारी जारी है। उसने वालिद की चारपाई के करीब पड़ी हुई खाली चारपाई पर नशिस्त संभाली थी। मेरा कुछ सामान बाहर रह गया था, कहीं वो बर्फ ही में न दब जाए। आपका पिस्तौल तो मैं ले आई थी, उसके अलावा क्या है? चंद गज पीछे ढलान की जानिब मेरा सफरी थैला और क्लाशनकोफ पड़ी थी, अभी लाई। वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। सुबह ले आना। मैंने रस्मी अंदाज में उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह सुनी अनसुनी करते हुए बाहर निकल गई। मेरे रोटी खाने से पहले ही वो हाथों में मेरा थैला और क्लाशनकोफ पकड़े वापस लौट आई थी। थैले के ऊपर पड़ी नर्म बर्फ को उसने बाहर ही झाड़ दिया था, लेकिन खुद थैले का मजबूत कपड़ा गीला होकर अकड़ गया था। थैले को अंगीठी के सामने रखकर उसने क्लाशनकोफ को दीवार के साथ खड़ा कर दिया और खुद अंगीठी के सामने हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने मोटा ऊनी कोट पहना हुआ था, मगर गर्म कमरे से निकलकर बाहर का रुख करने वाले से सर्दी सही हाल पूछती थी। मैंने ममनूनियत से कहा, बहुत शुक्रिया, वैसे आप इस तूफान में कैसे फंसे? उसने भी वही सवाल पूछा जो पहले उसका वालिद पूछ चुका था। जवाबन मैंने वही बातें दोहरा दी जो उसके बाप को बताई थी। अपनी बात की इख्तिताम तक मैं खाने से फारिग हो गया था। बर्तन समेटते हुए पूछने लगी, कुछ और चाहिए? मैंने झिझकते हुए कहा, अगर दूध वाली चाय मिल जाती। क्यों नहीं? कुछ दिली से कहते हुए बाप की जानिब मुतवज्जा हुई। बाबा जान, आप चाय लेंगे? उसने कराते हुए कहा, बना रही हो तो पी लूंगा। शमरेज चचा, एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे? खुलकर कहो ज़ीशान मियाँ। वो मुस्कुराने की कोशिश ही कर पाया था। जब तक टांग से गोली नहीं निकलेगी आप यूं ही तकलीफ महसूस करते रहेंगे, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म मजीद बिगड़ता जाएगा। ज्यादा वक्त गुजरने पर आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता है। वो अफसरदा लहजे में बोला, जानता हूँ, मगर क्या किया जा सकता है? जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता हम खान कले तक नहीं पहुंच सकते और गोली भी नहीं निकल सकती।
मैंने कहा, अगर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लो तो शायद मैं भी ये गोली निकाल लूं। तकलीफ तो अब भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, इससे तो कुछ ज्यादा होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इसके बाद आराम जरूर आ जाएगा और आपको खानकले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप यूं बगैर किसी औजार के, मेरा मतलब है गोली है, कोई कांटा तो नहीं है कि सुई के साथ निकल आए। उसके लिए मेरी आफर हैरानी का बायस बनी थी। ये मेरा दर्द सर है, आप बर्दाश्त करने वाले बने। वो फलसफाना लहजे में बोला, सर पर पड़ी मुसीबत को झीलना पड़ता है। ठीक है, सुबह रोशन होने पर इंशाअल्लाह आपकी टांग से गोली निकाल लूंगा। ये कहकर मैं चारपाई से उठकर अपने सफरी थैले की जानिब बढ़ गया। दीवार से लटकी जाए नमाज उतारकर मैंने अंगीठी के सामने बचाई और अपना थैला खोलकर सारा सामान बाहर निकाल कर जाए नमाज पर रखने लगा। वो सफरी थैला पैराशूट के मजबूत कपड़े का बना हुआ था, उसके बावजूद नमी का असर अच्छा खासा अंदर पहुंचता था। अलबत्ता थैले के अंदर रखी हुई जरूरी अशिया चूंकि प्लास्टिक के लिफाफों में बंद थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वरना इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तो सारे सामान ने बर्बाद हो जाना था। सामान को अंगीठी के सामने फैलाकर रखने के बाद मैंने क्लशिंकोव को भी मुकम्मल खोलकर उसके पुर्जे खुश्क होने के लिए अंगीठी के सामने रख दिए थे। इसी असना में गुलकारे चाय की प्यालियों के साथ पहुंच गई थी। चाय की केतली के साथ वो 3 खाली प्यालियां ले आई थी। हमें एक एक प्याली पकड़ाकर उसने तीसरी प्याली में अपने लिए चाय अंढेली थी। चाय बहुत अच्छी बनी थी, बस मीठा जरा ज्यादा हो गया था। चाय पीकर मैंने गुलकारे से कोई पुराना कुछ कपड़ा और अपना पिस्तौल मांगा और वह सर हिलाते हुए चाय का बर्तन समेटकर कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आमद एक पुरानी जनाना कमीज और गलाक 19 के साथ हुई थी। उसके हाथ से पुराना कपड़ा लेकर मैंने क्लचकोफ और पिस्तौल के पुर्जों को अच्छी तरह खुश किया। दोनों हथियारों की मैगजीनों से गोलियां निकालकर उन्हें भी खुश किया और तमाम सामान को अंगीठी के सामने मजीद खुश होने के लिए रखकर रजाई में घुस गया। गुलकारे काफी देर की अपने कमरे की तरफ चली गई थी। शमरेज खान भी ऊँग रहा था। मेरी भी आंखें बंद होने लगी थी। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पास आराम करने के लिए 4 साढ़े 4 घंटे मौजूद थे। तूले आफ्ताब कहीं पौने 7 बजे होता था। अगले दिन मौसम की सूरत हाल बरकरार रही। नमाज पढ़कर मैं दोबारा लेट गया था। थोड़ी देर बाद मेरे लिए रंधड़ा नाश्ता ले आई। वो 14 साल की थी, मगर अच्छी सेहत की वजह से देखने में कुछ बड़ी ही लग रही थी। उसके मासूम चेहरे पर कई सवाल मचल रहे थे। नाश्ता मेरे सामने रखकर उसने खाली चारपाई पर नशिस्त संभाली। उसी वक्त उसे छोटा भाई समर खान भी वहां पहुंच गया था। शर्माते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और बहन के साथ ही बैठ गया। तो आपका नाम समर खान है? उन्हें मानूस करने के लिए मैंने खुद ही गुफ्तगू की इब्तिदा की थी। जी लाला। उसने इस बात में सर हिलाया। स्कूल पढ़ते हो? वो मासूमाना अंदाज में बोला, यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, अलबत्ता मौलवी साहब से कुरान पढ़ने जाता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाते हो? यहीं अपने गांव में। क्या यहाँ और घर भी मौजूद हैं? समर खान की बजाय उसका बाप शमरेज जवाब देते हुए बोला, हाँ जीशान साहब, पहाड़ी के अक में हमारा छोटा सा गांव है, ख्वागा ओबो। करीबन 20-25 घर होंगे। एक छोटी सी मस्जिद भी है जहां मौलवी साहब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं और मेरी छोटी सी बहन रनड़ा भी वहां जाती है। मैं बाजी से पढ़ती हूँ। मेरे मुखातिब करने पर वो खिल उठी थी। मैं थोड़ी देर दोनों बच्चों से आम से सवालात पूछता रहा। इस दौरान उनकी बड़ी बहन गुलगारे भी वहां पहुंच गई थी। तुलुए आफ्ताब के बायस अच्छी खासी रोशनी भी हो गई थी। मैं गुलगारे को मुखातिब हुआ, गुलगारे बहन, ऐसा करो, एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, साफ नरम कपड़ा, कैंची और एक लंबी रस्सी भी ले आओ। खैर तो है? मेरी फरमाइश सुनकर उसे हैरानी हुई थी। मैं मुस्कुराया, आपके बाबा जान की खैर नहीं है। उसे हनूज हैरानी में मुब्तला पाकर मैं वजाहत करते हुए बोला, शमरेज चचा की टांग से गोली निकालना बहुत जरूरी है, वरना देर होने के साथ जख्म के बिगड़ जाने का अंदेशा है। क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो रंधड़ा और समर खान को रस्सी लाने का बताकर वापस मुड़ गई। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मतलूबा सामान पहुंच गया था। उन तमाम के साथ मिलकर मैंने शमरेज खान की चारपाई को उठाकर अंगीठी के नजदीक किया और समर खान को कमरे का दरवाजा मुकम्मल खोलने को कहा ताकि रोशनी हो जाए। सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बाद मैंने कहा, गुलगारे बहन, आप इन दोनों को साथ लेकर चली जाएं, शायद आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े। उसने हगलाते हुए ऑफर की। यकीनन वो वालिद को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वालिद और बेटी का भी अजीब रिश्ता है। कमजोर और नाजुक अंदाम बेटी के बस में हो तो वालिद की तमाम तकलीफ अपने जिम्मा ले ले। हालांकि बाज बाप अपनी बेटी के बहुत सारे हकूक की अदायगी में गफलत बरत जाते हैं, इसके बावजूद बेटी के दिल से अपने बाप की मोहब्बत कम नहीं होती। अच्छा, बच्चों को बाहर भेज दो। मैं इसरार किए बगैर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। यूं भी ऑपरेशन के दौरान मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। शमरेज खान के बदन से लिहाफ उठाकर मैंने खाली चारपाई पर फेंक दिया।
उसे घुटने से जरा ऊपर गोली लगी थी। गुलगारे या उसने खुद सलवार के ऊपर ही से एक बड़ी चादर जख्म पर लपेट दी थी, जिसके लपेटने का बस इतना फायदा हुआ था कि खून का बहाव रुक गया था। उनका जाने अनजाने में किया हुआ ये काम शमरेज खान की जिंदगी की जमानत बन गया था। मैंने जख्म पर बंधी पट्टी खोलकर कैंची से उसके जख्म में मौजूद शलवार का बड़ा सा टुकड़ा काट दिया ताकि जख्म के इलाज में कोई रुकावट न हो। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के सामान में मैंने फारसिप भी रखा था, इस बारीक मुंह वाले आले से जिसमें मौजूद गोली को पकड़कर निकाला जा सकता है। ऑपरेशन करने वाले सर्जन के पास तो कई किस्म के फारसिप होते हैं, लेकिन हम जैसों को तो बाज औकात किसी बारीक धार के खंजर से भी ये काम करना पड़ता है। अलबत्ता खंजर और फारसिप में ये फर्क होता है कि खंजर से जख्म का मुंह भी चिर जाता है और खंजर से काम लेने वाले को उस काम में ज्यादा माहिर भी होना चाहिए, क्योंकि खंजर की नोक से टटोल कर गोली को महसूस करना और फिर नोक ही की मदद से गोली को जख्म से बाहर निकालना नहायत दुश्वार और मुश्किल काम होता है। इस पर मुतजाद तकलीफ में मुबतला शख्स का करहना और सिसकना होता है। गो तिब्बी लिहाज से खंजर से गोली निकालना शायद सरासर गलत हो। इस तरह मुतासरा शख्स को इस तरीकाकार से भी बहुत ज्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, मगर यह वक्ती तकलीफ बाद में होने वाली माजूरी या जख्म के नासूर में तब्दील होने की अजियत से बहुत बेहतर होती है। जख्म को धोने से पहले मैंने शमरेज खान को मखसूस तरीके से बांध दिया ताकि वो तकलीफ की वजह से हिलजुल कर खुद को मजीद जख्मी न कर बैठे। उसे बांधने के बाद मैंने गर्म पानी से उसका जख्म धोया और जख्म पर थोड़ी सिपरट भी डाल दी। धोने और सिपरट से खून का बहाव फिर जारी हो गया था। कपड़े का एक गोला बनाकर मैंने शमरेज खान के हवाले किया ताकि वो दांतों में दबाकर अपनी चीख रोकने की कोशिश कर सके। उसके बाद फारसिप को स्पिरिट से तर करके मैं ऑपरेशन के लिए तैयार था। पहली मर्तबा मुझे पलवाशा के बदन से गोली निकालना पड़ी थी और उसे तकलीफ में मुब्तला देखकर मेरे हाथों में लर्ज़त शुरू हो गई थी, लेकिन आज मुझे किसी किस्म की झिझक या परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। मैं इत्मीनान से अपना काम करने लगा। फारसिप को जख्म के अंदर डालते ही शमरेज खान की मुठियां अजियत की ज्यादती से भीज गई थी। सख्ती से आंखें बंद करते हुए उसके मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। गुलगारे ने बेसाख्ता उसका सर चलाना शुरू कर दिया था। वो बाप के जख्म की जानिब नहीं देख रही थी। काफी हिम्मत और हौसले वाली होने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत मफकूद थी कि बराह रास्त ऑपरेशन होता देख सकती। ऐसा मंजर कम लोग ही देख पाते हैं। वो पलवैचा ही थी जो गुलगारे से भी उम्र में साल 2 साल छोटी होगी, और देखना तो दूर वो खुद अपने हाथों ये काम कर गुजरती थी। फारसिप की नोक का गोली से टकराना मुझे महसूस हो गया था। गोली को एहतियात से फारसिप के मुंह में पकड़कर मैंने आहिस्तगी से आले को बाहर खींच लिया। गोली के बाहर आते ही शमरेज खान ने बदन ढीला छोड़ दिया था। उसने दांतों में पकड़ा कपड़ा जुबान की मदद से बाहर धकेला और उसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। मैंने साफ कपड़ा जख्म के मुंह पर दबाकर भल भल बहते खून को रोका और गुलगारे को कहा, वालिद के जिस्म से रस्सी खोल लो। मेरे अचानक पुकारने पर वो हड़बड़ा सी गई थी। उसके साथ ही उसने धीमे लहजे में कहा जी, और रस्सी की तरफ मुतवज्जा होगी। उसकी रस्सी खोलने तक मैंने जख्म के मुंह पर पट्टी को दबाए रखा। जूं ही वो रस्सी खोल कर फारिग हुई, मैंने कहा, इस पट्टी को यहाँ दबा कर रखो। असबात में सर हिलाते हुए वो मजीद मेरे करीब हुई। मैंने पीछे होकर उसे जख्म पर हाथ रखने की जगह दी और खुद दवाइयों की तरफ मुतवज्जा हो गया। सबसे पहले मैंने साफ कपड़े से मुनासिब लंबाई में 2-3 पट्टियां फाड़ी। फिर पायोडीन की बोतल खोलकर मैंने गुलगारे को पीछे हटने को कहा। जख्म पर थोड़ी सी पायोडीन डालकर साथ ही दर्दकश और खून के बहाव को रोकने वाला सफूफ जख्म में भर दिया। उसके ऊपर एक पट्टी तय करके रखते हुए मैंने दूसरी पट्टी जख्म पर लपेट दी। पट्टी से फारिग होकर मैंने दर्दकश टीका तैयार करके शमरेज खान को पहलू के बल लिटाया और जिस्म के पुरगोश्त हिस्से में वो टीका लगा दिया। उसके बाद एंटीबायोटिक टीका भी उसकी रग में लगाकर मैं उससे हाल पूछने लगा। काफी बेहतर महसूस हो रहा है, दर्द भी खत्म होना शुरू हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलगारे ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आप तो शायद हमारी मदद करने आए थे। मैं समझ रही थी हम आपकी मदद कर रहे हैं। गुलगारे बहन, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने जो काम किया है ये आज नहीं तो कल परसों तक डॉक्टर साहब ने कर देना था, और यकीनन वो मुझसे बहुत बेहतर अंदाज में ये काम सर अंजाम देता। पता नहीं मौसम ने कब ठीक होना है, और डॉक्टर साहब कोई किलोमीटर भर के फासले पर तो नहीं बैठा कि हम आसानी से वहां पहुंच जाएं। इस इलाके में डॉक्टर साहब तक मरीज को ले जाते हुए मरीज की जो हालत होती है वो मैं बयान नहीं कर सकती, और बाबा जान की तरह जख्मी आदमी का तो सत्यानाश हो जाता है। गोली निकालने के लिए भी डॉक्टर साहब कम अज कम 15-20 हज़ार रुपए तलब करता है। दवाइयों का खर्च एक अलहदा मसला होता है। आप नहीं जानते आपने हमें कितनी परेशानियों से छुटकारा दिला दिया है। मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी छोटी बहन के किसी काम आया। ये कहकर मैं गर्म पानी से अपने हाथ और फारसिप को धोने लगा। वो अपने वालिद के सरहाने के साथ बैठकर उसका सर दबाने लगी थी। तमाम सामान संभाल कर मैंने शमरेज खान को खिलाने के लिए दर्दकश और एंटीबायोटिक गोलियां गुलगारे की तरफ बढ़ा दी और साथ ही उसे गोलियां खिलाने की तरतीब भी बता दी।
रनरा और समर खान साथ वाले कमरे के दरवाजे से बार बार मुतजस्सिस होकर झांक रहे थे। आप दोनों भी आ जाओ। मैंने उन्हें आवाज दी और वो भाग कर अंदर आ गए। रनरा तो आते साथ बाप से लिपट गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। वो उसका सर थपथपाने लगा। अल्लाह पाक की कुदरत भी अजीब है। यकीनन मासूम लड़कियों ने अपने बाप की तकलीफ दूर होने के लिए खुलूस दिल से दुआ की होगी और वो अजीम रब मुझ जैसे गुनहगार को उनकी मदद के लिए इस अंदाज में घसीट कर वहां तक ले आया था, वरना उससे पहले मैं कभी भी किसी गार वगैरह की तलाश में इतना सरगर्दा नहीं रहा था। इन पहाड़ों में घंटे अध घंटे की तलाश के बाद ही कोई ना कोई पनाह गाह मिल जाया करती थी। गुज़िश्ता दिन में शाम तक पागलों की तरह फिरने के बाद भी कोई ठिकाना ढूंढ नहीं सका था। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं अपनी क्लैशिंकोव और पिस्तौल के साथ मसरूफ हो गया। शायद गुलगारे मेरी ही जानिब मुतवज्जा थी कि जूं ही मैंने क्लैशिंकोव के पुर्जों को हाथ लगाया, अगर चाहिए हो तो घर में राइफल का तेल पड़ा है, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं खुश हो गया। अभी लाई वो सर हिलाते हुए साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी वापसी एक दरमियाने हुजम की प्लास्टिक की बोतल के साथ हुई जिसमें हथियारों पर लगाने वाला तेल भरा था। ये तेल हथियार के पुर्जों को जंग वगैरह लगने से भी महफूज रखता है और चाल वाले पुर्जों की हरकत में भी आसानी पैदा करता है। शुक्रिया कहते हुए मैंने उसके हाथ से तेल की बोतल पकड़ ली। दोपहर तक बर्फबारी रुक गई थी लेकिन बादल अब तक वैसे ही मौजूद थे। मैं उस वक्त अंगीठी के सामने नमक मिले गर्म पानी की अध भरी बाल्टी में पांव डबोए बैठा था। गुज़िश्ता कल मेरे पैरों को जिस सर्दी का सामना करना पड़ा था उसका असर अब तक हल्के हल्के दर्द की सूरत में मौजूद था और इस दर्द का बेहतरीन हल नमक मिला गर्म पानी ही था। गुलगारे अपने वालिद का सर दबा रही थी। उसे अच्छा खासा बुखार हो गया था। मैंने सर दर्द और बुखार वाली गोली भी उसे खिला दी थी। रनड़ा अपने छोटे भाई के साथ खुश्क लकड़ियां इकट्ठे करने घर से बाहर निकल गई थी। अचानक वो भागते हुए घर में दाखिल हुई। बब्बा जी, उस दिन वाले आदमी इस तरफ आ रहे हैं, उनके साथ 3 आदमी और भी हैं। ये बताते हुए उसके मासूम चेहरे पर खौफ के मारे हवाइयां उड़ रही थीं। लड़कियों की जिन्स ऐसी होती है कि उन्हें मर्दों के गंदे इरादे के बारे फौरन ही अंदाजा हो जाता है। 2 रोज पहले उन जालिमों ने इस मासूम को गलीज नीयत ही से पकड़ना चाहा था और आज उनकी आमद पर वो एकदम सहम गई थी। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि वो उसी के लिए लौटे होंगे। हालांकि उससे बड़ी बहन भी मौजूद थी मगर उन मूजियों की नजर अभी तक गुलगारे पर नहीं पड़ी थी। दरवाजा बंद कर दिया है ना? समर खान कहाँ है? गुलगारे ने इत्मीनान भरे अंदाज में पूछा। मुझे उसके चेहरे पर जर्रा भर भी खौफ नजर नहीं आया था। मैं यहीं हूँ बाजी। दरवाजे की तरफ से समर खान की आवाज आई। मैंने अपने पाँव बाल्टी से निकाले और तौलिए से साफ करके जराबें डालने लगा। यूं ही मैंने बूटों में पाँव डाले वो हैरानी से पूछने लगी, आप क्यों तैयार होने लगे? शायद आने वाले मेहमानों से कोई बातचीत करना पड़ जाए। आप उनकी फिक्र न करें, पर साथी मेंढकों की तरह ये उचक्के भी बर्फबारी के दिनों में नमूदार हो जाते हैं। इससे पहले भी 2-3 इन जैसों से वास्ता पड़ चुका है। हद दर्जा के बुज़दिल होते हैं, हवाई फायर सुनकर भी भागने में देर नहीं लगाते। तो अब क्या करें? यूं ही दरवाजा बंद करके बैठे रहें? नहीं, 2-3 गोलियां तो जाया करना पड़ेंगी। मैं मोर्चे पर चढ़ती हूँ। वालिद का सर दबाना छोड़कर वो दीवार में कील के सहारे टंगी क्लशिंकोव उतारने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने अपनी तरफ देखती गुलगारे की आंखों से इस्तफहामिया इशारा किया। वो फौरन बोली, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, मैं मोर्चे पर चढ़ रही हूँ। ठीक है, आप मोर्चे पर पहुंचे। मैं दरवाजे पर जाकर उनसे वजह पूछता हूँ, हो सकता है मसला बातचीत से हल हो जाए। ये लातों के भूत हैं, फिर भी पूछने में कोई हर्ज नहीं। अपनी गोलियां और तवानाई खामखा जाया न करो। गुलगारे को कहकर मैंने ग्लाक 19 काक करके हाथ में थामा और गर्म चादर ओढ़ते हुए रनड़ा को कहने लगा, तुम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दो। जी लाला। वो इस बात में सारी हिलाने लगी थी। गुलगारे भी मजीद तकरार किए दूसरे कमरे में लगी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई जिसके जरिए वो छत पर बने मोर्चे में पहुंच सकती थी। वक्फे वक्फे से उनका दस्तक देना जारी था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने रस्मी अंदाज में पूछा, कौन? दरवाजा खोलो। मेरी नर्म आवाज ने उसे लहजा सख्त करने की शह दी थी। दरवाजे में बनी जैली खिड़की की कुंडी खोलकर मैं बाहर निकला। उनमें से 2 दरवाजे के करीब जबकि 3 चंद कदम पीछे हटकर खड़े थे। दस्तक देने वालों में से एक के हाथ में 8 mm और दूसरे के हाथ में क्लोज बट क्लशिंकोव थी, जबकि थोड़ी दूर खड़े अफराद में 2 के हाथों में 30 बोर पिस्तौल और एक ने सिंगल बैरल 12 बोर उठाई हुई थी। जी, सलाम दुआ और मुसाफे के बगैर मैंने खुश्क लहजे में पूछा। मैं तालिबान कमांडर हूँ और परसों इस घर से मेरे आदमियों पर फायर किया गया है। घने घुंघरियाले बाल, लंबी मूछों और हल्की दाढ़ी वाले एक आदमी ने धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की थी। तो जिन पर गोलियां चलाई गईं उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वक्त वो किस इबादत की बजा आवरी की कोशिश में थे। मैंने बज़ाहिर आम से अंदाज में कहा। मेरे लहजे से गुस्से या खौफ का कोई इजहार नहीं हो रहा था। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। वो अपने रास्ते पर जा रहे थे कि एक नौजवान लड़की ने उन्हें देखा और डर कर घर की तरफ भाग पड़ी। हालांकि उन्होंने लड़की को कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा,
जानते हो झूठ बोलने के लिए भी एतमाद की जरूरत होती है। उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बिफर कर बोला, झूठ नहीं बोल रहे, तुम जरा इस लड़की को बाहर बुलाओ, वो मेरी छोटी बहन है और उसने इन बुज़दिलों का जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल तुम दोनों जैसा है। तुम्हारी खुशकिस्मती के उस दिन तुम बच निकले, मगर यकीन मानो खुशकिस्मती हमेशा साथ नहीं दिया करती। धमकी दे रहे हो? खुद को कमांडर बताने वाले का गुस्सा दीदनी था। नहीं, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, जान बचाने का मौका दे रहा हूँ। यकीनन तुम हमसे वाकिफ नहीं हो, वरना बढ़ के मारने के बजाय अपनी जान बचाने का सोचते। मैं मुतबस्सम हुआ, जानता ना होता तो शायद कुछ अहमियत दे भी देता। चलो तारुफ करा देते हैं। उसने कंधे से लटकी क्लैशनकोव उतारी। उसके साथी ने भी 8mm राइफल हाथ में थाम ली थी। अचानक ही माहौल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मुसलसल 3 गोलियां चलाई गई थीं और सारी गोलियां खुद कमांडर कहने वाले क्लैशनकोव बरदार के सामने जमीन में लगी थीं। धमाके की आवाज सुनते ही वो हैरत और खौफ से उछल पड़े थे। उसके साथ ही उनकी नजरें मकान के सामने वाली दीवार के दाएं कोने में बने मोर्चे की तरफ उठी, जहां से क्लैशनकोव की बैरल झांक रही थी। गुलगारे ने अपना काला दुपट्टा पगड़ी के अंदाज में सर पर बांधकर उसका एक पल्लू चेहरे से भी लपेट लिया था। मोर्चे के हॉल से क्लैशनकोव की बैरल के साथ उसके चेहरे की भी झलक दिखाई दे रही थी। वहां से वो एक मर्द ही दिखाई दे रही थी। उसके बाएतमाद फायर ने साबित कर दिया था कि वो क्लैशनकोव का इस्तेमाल जानती थी। मैंने भी चादर के नीचे छुपाया पिस्तौल बाहर निकाल लिया था। एक दुल्हन में मोर्चे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने के बाद नाम निहाद कमांडर अपने साथियों को बोला, चलो फिर कभी सही। ये कहते हुए पीछे मुड़ा। बात सुनो, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अगर दोबारा इस घर की तरफ आना हो तो अपने दूसरे साथियों को बता कर आना, क्योंकि वापसी के लिए तुम्हें उनके कंधों की जरूरत पड़ेगी। देख लूंगा तुम्हें। गीदड़ भभकी देते हुए वो दोबारा चल पड़ा था। अगर मेरे 5 गिनने तक ये गायब न हो जाएं तो सबसे आखिर वाले को गोली मार देना। गुलगारे की जानिब रुक करके मैंने उसका नाम लिए बगैर कहा। उसके साथ ही मैंने जोर से एक पुकारा था। उन सुरमाओं की टांगों में एकदम जान पड़ गई थी। मेरे 3 कहने तक वो ढलान से उतरकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे। मैं मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया। मेरे कमरे में दाखिल होने तक गुलगारे भी नीचे आ गई थी। उसके होठों पर शौक मुस्कुराहट खिल रही थी। क्लैशनकोव को दीवार के सहारे खड़ा करते हुए उसने कहा, देख ली इनकी बहादुरी, यकीनन आपकी निशानाबाजी से डरकर भागने पर मजबूर हुए हैं। रंधरा ने फौरन कहा, हाँ लाला जी, बाजी का निशाना बहुत अच्छा है, बाबा जान से भी अच्छा है। मैंने मजाहिया अंदाज में कहा, खाक अच्छा है, इतने करीब से भी 3 गोलियां चलाकर इन लुटेरों को निशाना नहीं बना पाई। मर्द कभी भी ये बात तस्लीम करने पर तैयार नहीं होता कि कोई औरत उससे बेहतर अंदाज में हथियार को इस्तेमाल कर सकती है। मेरे मजाक को जाने क्यों उसने संजीदगी से ले लिया था। गुलगारे बहन में मजाक कर रहा था। मैंने फौरन नदामत जाहिर की। मैंने भी आपकी बात नहीं की, एक तलख हकीकत से पर्दा उठाया है। वो मेरी नदामत को खातर में नहीं लाई थी। जरूरी तो नहीं कि अपने वालिद से अच्छी निशानाबाज लड़की हर मर्द से बेहतर हो। यकीनन आपसे बेहतर कई मर्द निशानाबाज दुनिया में मौजूद होंगे। न जाने क्यों मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा था। आ जाएं, आप भी तो मर्द ही हैं ना। उसने मुझे ललकारने में 1 सेकंड भी जाया नहीं किया था। मैंने अपने बारे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पिस्पा होने में देर नहीं लगाई थी। जिस दिन खुद से बेहतर निशानेबाज नजर आ गया, मुझे जिद पर जरी नहीं पाओगे। उसी वक्त खामोश लेटे शमरेज खान ने तहसीन अमेज लहजे में कहा, गुलगारे तो मेरा बेटा है बेटा। नहीं बाबा जान, मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे और जात होने पर फख्र है। ये कहते हुए उसने अजीब सी नजरों से मेरी जानब देखा और बाप के सराहने के साथ बैठकर उसका सर दबाने लगी। शमरेज चचा, आपको यकीन है कि ये दोबारा नहीं आएंगे? निशान साहब, हमारे इलाके में मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्दा रहती हैं। इनमें मुजाहिदीन, स्मगलर, शिकारी, चोर उचक्के, दहशतगर्द, नाकाबिले मुआफी जुर्म करके छुपने की गर्ज से यहाँ आने वाले वगैरह। इन सब की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। इनमें सबसे बड़ी मुसीबत अजबक और ताजिक दहशतगर्द होते हैं, जो पूरे पूरे गांव पर काबिज हो जाते हैं। चूंकि हमारा गांव कुछ ज्यादा अच्छी जगह पर वाक़ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा ग्रुप इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। अलबत्ता छोटे मोटे चोर उचक्के 2, 3, 4 की तादाद में फिर रहे होते हैं, आए रोज तंग करते रहते हैं। ये भी अमूमन इस जगह हाथ डालते हैं जहां उन्हें मुजाहमत न होने का यकीन हो। अलबत्ता किसी खास चीज के लालच में ये 2-3 बार कोशिश जरूर करते हैं और ऐसी हालत में कभी जान से जाते हैं, कभी वो चीज हासिल कर लेते हैं। और हमारे पास ऐसी कौन सी चीज खास मौजूद है जिसके पीछे उन्हें बार बार आने की जहमत करना पड़े। मेरे दिमाग में फौरन रनड़ा का नाम गूंजा। वो 14-15 साल की ऐसी खिलती हुई कली थी जिसके पीछे हवस के पुजारी भेड़ियों की तरह दांत नकोसे हुए वहां पहुंचे थे। मुझे उनकी गुफ्तगू भूली नहीं थी। गुफ्तगू की इब्तिदा ही में उन्होंने रनरा को बुलाने की बात की थी और किसी भी जिनसी मरीज के लिए सबसे अहमियत की हामिल ऐसी लड़की होती है जिस पर उसका दिल आ जाए। उनमें से किसी एक का दिल रनरा पर आ गया था और अब वो इतनी जल्दी पीछा छोड़ने पर राजी ना होते। गंदगी भरे जहन की सोचों को क्लैशनकोव की गोली
ही साफ कर सकती है। मैं उन्हें वापस जाने देने के फैसले पर पछताने लगा। अपने ख्यालात में मैं शमरेज खान या गुलगारे को हिस्सादार नहीं बना सकता था। ना ये ऐसे अंदेशे थे जिन पर किसी लड़की के बाप से तबादला ख्याल किया जाता। इसलिए मैंने उनकी खुशफहमी बरकरार रखते हुए चुप साध ली थी। मुझे खामोश पाकर शमरेज खान पूछने लगा, किन ख्यालों में खो गए हो? बस ये सोच रहा था कि वो खबीस दोबारा किस लिए लौटे थे। न चाहते हुए भी मैंने कुछ न कुछ अंदेशे उनके दिमाग में उभारने चाहे। खामोश बैठी गुलगारे बोली, क्योंकि पहले उन्हें खातिर खा तरीके से खुशामदीद नहीं कहा गया था। बहरहाल कुछ भी हो, मेरे जाने के बाद आप लोग मोहतात रहना। मेरा ख्याल है हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। बाकी 2 दिनों में हमें आपकी आदत नहीं पड़ गई कि आपके जाने का दुख या कमी महसूस हो। गुलगारे ने काफी तल्ख मगर हकीकत पर मबनी बात कही थी और ऐसी सच्ची बात को हजम करना काफी मुश्किल होता है। मगर वो मेरी मोहसन थी और मैं उसे सख्त जवाब देकर उसका दिल नहीं दुखा सकता था। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं। मैंने ये कहकर चुप साध ली थी कि आप ठीक कह रही हैं। रात को खाने के खाली बर्तन मेरे सामने से उठाते हुए गुलगारे धीमे लहजे में बोली, मैं अपनी सफेर की गुफ्तगू पर माजरत खा हूँ। मैंने कहा, बहनों का भाइयों से माजरत करना अजीब सा लगता है। सही कहा, मेरा नुक्ता नजर भी यही है। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। बहरहाल मैं नादिम हूँ। न जाने क्यों मुझे उसका अंदाज मानी खेस लगा था। बर्तन समेट कर वो बाहर निकल गई। जबकि मैं शमरेज खान से तबीयत का पूछने लगा। वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था, इसलिए सर्दी थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी। गुलगारे बावर्ची खाने में बर्तन रख कर वापस लौट आई। बाप को गोलियां खिलाकर वो उसका सर दबाने लगी। मैं लिहाफ में छुप गया। एक लड़की की मौजूदगी में मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता था। उन लोगों का रवाज मेहमान को बैठक में सुलाने का था, लेकिन वहाँ मैं जिस हाल में पहुंचा था उसकी वजह से मुझे घर के अंदर जगह मिल गई थी। और फिर घर के सरबराह का इलाज करने की वजह से उन्होंने मुझे बैठक की राह नहीं दिखाई, तो मेरा भी कुछ हक बनता था। सियाने कहते हैं कि किसी के घर मेहमान बनो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। गो मैं गुलगारे को बहन कहता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा खुद में सिमटने की जरूरत थी। यूं भी मौसम को साफ देखकर मैंने सुबह आगे जाने का इरादा कर लिया था। मैं कोई सैर सपाटे के लिए नहीं आया था कि वहां कुछ दिन गुजारने की कोशिश करता। मुझे बहुत अहम काम दरपेश से थे। सबसे बढ़कर अपनी पलवशा को तलाश करना। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शरीके हयात आगो खून की जंग का मजीद हिस्सा बने। पलवशा का नाम जहन में आते ही मेरी सोचें उसकी जात में मरकूज हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे उसे पिछले सदियां बीत गई हूँ। उसके साथ गुजरे पल किसी सुहाने सपने का हिस्सा लग रहे थे। उसका रूठना मनाना, उसकी शौकियां शरारतें और चंचलपन, उसकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू, मेरी छोटी सी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखने का जुनून, उसकी हर अदा, नाज नखरा और दिलरुबाना अंदाज मेरे दिमाग के पर्दा स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलने लगा। और उसी को सोचते सोचते मैं गहरी नींद की वादियों में डूब गया, जहां हर रात की तरह अपनी आगोशे मोहब्बत वाक़िए वो मुझे बेसब्री से अपनी मुंतजिर नजर आई। राजू, भूल तो नहीं गए हो अपनी लाडली को? उसने शिकवा करने में देर नहीं लगाई थी। मैंने चाहत भरे लहजे में कहा, चंदा सांसें लेना भी कोई कभी भूल सकता है क्या? चल झूठे। वो नाज भरे अंदाज में मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह बिस्तर से निकलने से पहले ही हवा की साई साई मुझे वहां मजीद रुकने का मजदा सुना रही थी। बेवक्त की बर्फबारी मेरी राह के सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। वजीरिस्तान में बर्फबारी अमूमन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होती है और अब नवंबर के वस्त में होने वाली बर्फबारी ने अच्छा खासा मसला पैदा कर दिया था। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने शमरेज खान की पट्टी तब्दील की। अब उसके जख्म में पहले जितना दर्द नहीं था। गोलियां वगैरह गुलगारे ने उसे खिला दी थीं। जोहर के बाद बर्फबारी तो जारी रही, अलबत्ता हवा रुक गई थी। मैं रंडा और समर खान को लेकर खुश्क लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए घर से बाहर निकल आया। गुलगारे ने मुझे मना करने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात को दरखो एतना न जाना। यूं ही बेकार बैठे रहना मुझे पसंद नहीं था। बर्फ 1.5-2 फुट के करीब पड़ चुकी थी। स्पोर्ट शूज पहनकर उस बर्फ में चलना मुमकिन नहीं था। मैंने शमरेज खान के बूट डाल लिए थे। लकड़ी इकट्ठी करने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। वापसी पर हम तीनों के सर पर लकड़ियों के गट्ठे थे। आते जाते हुए रास्ते में और लकड़ियां इकट्ठे करने के दौरान रनड़ा की जुबान मुसलसल चलती रही थी। अपने घर, गांव, वालिद, बहन, सहेलियों वगैरह के बारे में उसने कोई पहलू तिश्ना नहीं रहने दिया था। अपनी गुलगारेबाजी से वो बहुत ज्यादा मुतासर थी और उसकी तरह बनना चाहती थी। कुछ लकड़ियां रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा कमरा मुख्तस रख छोड़ा था। वो कमरा आधे से ज्यादा लकड़ियों से भरा हुआ था। लकड़ियां वहां रख कर रनड़ा और समर खान तो छत पर चढ़ गए। उनके हाथ में लकड़ी के बने हुए मखसूस फावड़े थे, जिनकी मदद से वो छत पर पड़ी बर्फ उतारने लगे।
कि छत पर पड़ी बर्फ छतों को नुकसान पहुंचाती है। मुझे चाय की तलब हो रही थी। गुलगारे बावर्ची खाने में मसरूफ नजर आई। दरवाजे पर रुक कर मैंने पूछा, चाय मिल जाएगी? उसने खुश दिली से कहा, जरूर मिलेगी, आए यहीं बैठकर पी लें। मुझे वहां बैठना मुनासिब मालूम नहीं हो रहा था, मगर उसने दावत इस खलूस से दी थी कि मैं ठुकरा न सका। लकड़ी की चौकी पर मैं चूल्हे के करीब बैठ गया। वो गालबन शाम के लिए सालन तैयार कर रही थी। हांडी चूल्हे से उतार कर उसने छोटी सी देचकी चढ़ा दी। एक दूसरे पतीले में गाय का ताजा दूध रखा था। उनकी अपनी 2 गायें और 10-15 बकरियां थीं। मैंने मशवरा देने के अंदाज में कहा, वैसे आप लोग अगर गांव में ही रहते तो ज्यादा बेहतर न होता। इन लुच्चे लफंगे आवारा गर्दों से भी जान छूट जाती और लोगों के साथ मिलकर रहने में और कई मसाइल भी हल हो जाते हैं। हम पहले गांव ही में रहते थे, अभी 2 साल हुए हैं यहाँ घर बनाए हुए। गांव वाला घर भी अब तक मौजूद है और गांव इतनी दूर भी नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का तो फासला है। सही मौसम में तो दिन में 3-4 बार चक्कर लग जाता है। फिर भी यहाँ घर बनाने की वजह मेरी समझ से बाहर है। एक तो यहाँ पानी का चश्मा बिल्कुल ही साथ है, दूसरा ये हमारी अपनी जमीन है। यहाँ अखरोट के 15-20 दरख्त हैं जिनकी निगरानी हम यहाँ रहते हुए आसानी से कर सकते हैं। खुश्क लकड़ी भी वाफिर मौजूद है। गांव में रहते हुए तो हमें लकड़ी लेने के लिए यहीं आना पड़ता था। अब हमारी देखा देखी मामू जान भी यहीं घर बनाने की सोच रहे हैं। शायद आने वाली गर्मियों में वो काम की इब्तिदा कर दें। उसने वहां घर बनाने की वजूहात पर मुफसिल रोशनी डाली। मतलब मेरा मशवरा ठीक नहीं था। चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराई। खैर इतना भी बुरा नहीं था कि आप परेशान हो जाएं। और कोई नहीं ताजी। मैंने भाप उड़ाती चाय की प्याली थाम ली। हांडी दोबारा चूल्हे पर चढ़ाकर उसने अपनी प्याली उठाई और धीमे लहजे में कहने लगी, हमारे गांव के एक आदमी नसीर खान ने मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए बाबा जान को 10 लाख की ऑफर की है, जबकि बाबा जान 15 लाख मांग रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं शशदर रह गया था। वो कोई ऐसी मालूमात नहीं थी जो एक जवान लड़की किसी अजनबी लड़के को बता पाती। मुझे उसकी बात का कोई मुनासिब जवाब भी नहीं सूझ रहा था। शायद मेरी बात आपको बुरी लगी है। मुझे खामोश पाकर उसने नजरें झुकाते हुए अजीब से लहजे में पूछा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर चिपकाई और यूं भी बहनों की कोई बात भाइयों को बुरी नहीं लगा करती। ओह, चाय में चीनी डालना तो मैं भूल ही गई थी। सफाई से मौजू तब्दील करते हुए वो चीनी का डब्बा खोलने लगी। आपने भी जिक्र नहीं किया, मैं कम चीनी पीता हूँ। महसूस ही नहीं हुआ कि चीनी बिल्कुल नहीं है। क्या मुजाहिदीन के साथी है? चम्मच से चीनी हल करते हुए उसने अचानक पूछा। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। तो फिर यहाँ आपकी आमद का मकसद? बताया तो था कि अपने साथियों की तलाश में सरगर्दा हूँ। हाँ बताया तो था, मगर इस रूखे फीके और जान छुड़ाने के अंदाज में कि कुछ अंदाजा ही नहीं हो पा रहा। कैसा अंदाजा? मैंने हैरानी जाहिर की। यही कि आप अपने साथियों के साथ यहाँ आए क्यों? फिर वो आपसे बिछड़े कैसे? और अब अफगानिस्तान जैसे दुश्वार गुजार मुल्क में उन्हें ढूंढेंगे कैसे? आपका ताल्लुक किस इलाके से है? वगैरह वगैरह। शायद ये सब जानना आपके लिए जरूरी ना हो। मैंने जान छुड़ाना चाही। उसने फलसफियाना अंदाज में कहा, किसी भी आदमी की ज़रूरियात और तरजीहात को वो खुद ही अच्छी तरह जानता है। अनपढ़ होते हुए भी वो बहुत नपी तुली और बामानी गुफ्तगू करती थी। मेरी कहानी बहुत लंबी है। जब दादी जान जिंदा थी, मैं रोजाना सोने से पहले उनसे कहानी सुना करती थी और हमेशा इस बात पर शाकी रहती कि उनकी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती है। आप भी अपनी कहानी मुख्तसर करके सुनाने की कोशिश न करना। उसके अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी। उसके होंठों पर भी तबस्सुम खिलने लगा था। अच्छा, रात को सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल मैं रंद्रा और समर खान का हाथ बटा दूं। वो छत्ते साफ करके सहन में उतर आए थे। वो सफाई कर लेंगे। गुलगारे ने मुझे मना किया। अगर मैं भी उनकी थोड़ी सी मदद कर लूं तो यकीनन मेरी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वादा करें रात को आप अपने मुतल्लिक सब कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह। कहकर मैं बावर्ची खाने से बाहर आ गया। बहन भाई बड़े जोरों शोर से सफाई में मशगूल थे। मैं भी उनका हाथ बटाने लगा। रात का खाना शमरेज खान और मैंने इकट्ठे बैठकर खाया था। रंदड़ा ने खाली बर्तन समेटे और समर खान को साथ लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई, जबकि गुलगारे वालिद को गोलियां खिलाने लगी। गोलियां खिलाकर वो उसका सर दबाने बैठ गई थी। मैंने अपनी टांगें लिहाफ में कर ली थी। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि गुलगारे मुझे मुसलसल घूर रही है। मैंने बादल ख्वास्ता उसकी तरफ देखा। वो फौरन आंखों से इशारा करके मुझे वाज़ा याद दिलाने लगी। बाप की मौजूदगी में वो खुलकर नहीं कह पा रही थी कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं। अब मैं बगैर किसी वजह के अपनी कहानी कैसे शुरू करता? लम्हा भर सोचने के बाद मैं उसके वालिद को मुखातिब हुआ। शमरेज चाचा, क्या आप मेरी कुछ रहनुमाई कर सकते हैं कि मैं अपने साथियों को कैसे तलाश करूं? मैं इस बारे क्या कह सकता हूं बेटा? ये तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने किस मकसद से अफगानिस्तान की सरहद पार की थी और उन्हें अफगानिस्तान के किस शहर या इलाके में जाना था। शहर या इलाके के बारे तो मुझे भी वाज़े नहीं, अलबत्ता उनका मुतमाए नज़र अमेरिकन एजेंसी के खिलाफ काम करना था। तो साफ कहो ना कि मुजाहिद हैं और मुजाहिदीन की तलाश बहुत आसान है।
उनके किसी भी कमांडर को मिलकर आप अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं। गुलगारे ने अपनी गहरी नीली आंखों से खफकी भरे अंदाज में मुझे घूरा। उसने बावर्ची खाने में मुझसे दरियाफ्त किया था कि आया मैं मुजाहिदीन का साथी हूँ। उस वक्त मैंने साफ इनकार कर दिया था और अब अमरीकनों के खिलाफ काम करने की बात पर वो भी वालिद की तरह मुझे मुजाहिद समझ बैठी थी। मुजाहिद नहीं है शमरेज चचा, मैंने इनकार में सर हिलाया। ज़ीशान मियाँ, आपकी बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही, ना आपने अपने बारे में कोई तफसील बताई है। अब मैं क्या अंदाज़ा लगाता फिरूं और कैसे मशवरा दूं? मैं काफ़ी देर से ऐसे ही किसी सवाल का मुंतजिर था ताकि गुलगारे से किए गए वादे के मुताबिक अपनी कहानी सुना सकूं। उसके लहजे में अपने बारे जानने का इख्तियार महसूस करने के बावजूद मैंने कहा, शमरेज चचा, मेरी कहानी काफ़ी तवील है। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया हो या आप बेजारी महसूस करें। चारपाई पर पड़े माजूर आदमी के पास वक्त की कमी नहीं होती। मैंने जल्दी से कहा, अल्लाह न करे आप माजूर हों, मैं आर्जी माजूरी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आप अपनी कहानी शुरू करें। अगर मैंने बेजारी महसूस की भी तो आप पर अपनी बेजारी जाहिर नहीं होने दूंगा। उसकी बात पर मेरे साथ गुलगारे भी हंस पड़ी थी। मेरा ख्याल है तुम आराम करो। शमरेज ने उसे जाने की इजाज़त दी। पापा जान, आप जानते तो हैं मैं कहानियाँ सुनने की कितनी शौकीन हूँ। उसने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया था। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी को कहकर उसने इस्तफहामिया नज़रों से मुझे घूरा, गोया बाजुबान खामोशी कह रहा हो कि मैंने अब तक कहानी शुरू क्यों नहीं की। मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है। गला खनकारते हुए मैंने बात शुरू की। मेरी बात सुनते ही गुलगारे का चेहरा ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगा था। मेरी बात जारी रही। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ काम करते हुए मेरा टकराव एक बहुत बड़े दहशतगर्द कबीर खान से हुआ। इसी असना में मेरी मुलाकात एक लड़की परवशा खान वजीर से हुई जो अपनी बहन की बेहुरमती और कत्ल का बदला लेने के लिए कबीर खान को ढूंढती फिर रही थी। हमारा दुश्मन एक ही था और उसी बात ने हमें करीब कर दिया। मैं तरतीब से तमाम जरूरी बातें उनके गोशे गुजार करता गया। कबीर खान और जांदाद खान की मौत, किस तरह पलवैशा की वजह से मैं अमरीकियों के हाथ चढ़ा, किस तरह उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, पलवैशा का दोबारा मिलना, शादी, सनोवर खान की मौत, अपनी गिरफ्तारी, फरार और पलवैशा का सरदार के साथ मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने निकलना तक मैंने तमाम अहम बातें उनके गोश गुजार कर दी। पलवैशा के जिक्र पर गुलगारे का चेहरा बुझ सा गया था। ये शायद मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा था। मेरी बात खत्म होते ही शमरेज खान तहसीन अमेज लहजे में बोला, तो आप हैं वो एसएस जो उड़ती मक्की को भी निशाना बना सकता है। मैंने उसे अपनी निशानाबाजी और एसएस के बारे कुछ नहीं बताया। अब उसका यूं कहना मुझे शशदर कर गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता चला चचा जान? वो मुस्कुराया, देख लें इतनी जादूगरी तो हमें भी आती है। फिर भी मैं जानने पर मिसर हुआ। वो मानीखेज लहजे में बोला, हमारे घर में सिर्फ उचक्के और आवारा गर्द ही नहीं आते, यहाँ मुजाहिदीन का गुजर भी रहता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। भाई कबीर खान जैसे बड़े सरदार का कत्ल जिसकी जड़ें अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, इतनी छोटी बात नहीं कि इलाके में उसकी शोहरत न होती। और फिर उसके कत्ल में उसकी अपनी कौम व कबीले की लड़की शामिल थी। उसके साथ दो कबीलों की लड़ाई में एक सरदार का कत्ल, और वो भी इस अनोखे अंदाज से आज तक 2.5-3 किलोमीटर के फासले से हमने किसी को निशाना बनते नहीं देखा। और उसे निशाना बनाया पलवैशा खान वजीर के महबूब एसएस ने। इसी तरह कबीर खान के रोशन खान नामी कमांडर को एसएस ने किलोमीटर भर की दूरी से एक आड़ में फंसा लिया, यहाँ तक कि उसे माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाना पड़ी। ये और इस जैसी और भी बहुत सी बातें हमें मुजाहिदीन और यहाँ से गुजरने वाले दूसरे लोगों से पता चलती रहीं। आपकी बातों में बस सनोवर खान की मौत और आपकी पलवैशा से शादी मेरे लिए नई बात है। बाकी आपने यूं ही अपनी कहानी शुरू की, मैंने आपको फौरन पहचान लिया था। मैंने भी। गुलगारे भी पीछे नहीं रही थी, क्योंकि जो लोग बाबा जान के साथ बैठक में मसरूफ़ गुफ्तगू होते हैं मैं उनकी सारी बातें सुना करती हूँ। मैं इनकसारी से बोला, खैर मेरी निशानाबाजी के मुतल्लक तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई से काम लिया है, वरना इतना अच्छा निशानेबाज होता तो उस दिन गुलगारे बहन का चैलेंज कबूल न कर लेता। वो सराज से बोली, मुझे क्या पता था कि आप एसएस हैं। मैंने कहा, अच्छा आपने सारी कहानी सुन ली है ना, आप जाएं और आराम करें, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। वे बेपरवाही से वालिद का सर दबाती रही। एक लम्हा उसे घूरने के बाद मैं शमरेज खान की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस दौरान उसने भी नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। शमरेज चचा, अब तो आप मशवरा दे सकते हैं ना? वैसे आपकी बीवी ने की तो बेवकूफ़ी है, लेकिन इतना पता चलता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसकी इस बेवकूफ़ी से मुझे कितनी तकलीफ होगी इसका वो अंदाज़ा न कर सकी। उसके लिए सबसे अहम आपकी जान बचाना था, और जिन हालात में उसने घर छोड़ने का फैसला किया, ऐसे हालात में उससे बेहतर कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। गुलगारे हमारी गुफ्तगू में मखल हुई थी। मैंने फौरन कहा, हाँ आप भी औरत हो, अपनी हमजात ही की तरफदारी करोगी तो क्या करती?
आपको बेगुनाह तशद्दुद का निशाना बनते देखती रहती, जबकि ना तो वो एक घरेलू खातून है और ना लड़ाई झगड़ा उसके लिए कोई नई चीज़ है। गुलगारे अपने मुवक्कफ पर डट गई थी। अगर उसे कुछ हो गया फिर? मैंने अंदेशा जाहिर किया। अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती और आपको कुछ हो जाता फिर? उसे कुछ तो इंतजार करना चाहिए था। मैंने यूं झुलाए हुए अंदाज में कहा, गोया पलवशा को गुलगारे ही ने अफगानिस्तान भेजा हो। इंतजार करने वाले अमूमन घाटे में रहते हैं, और माफ़ करना आपकी बातों से लग रहा है गोया चाहत के इजहार का हक सिर्फ आप ही को हासिल है। अगर आप उसके अफगानिस्तान जाने पर इतने परेशान हैं तो खुद सोचें आपके एजेंसियों के हाथों गिरफ्तारी पर उस पर क्या बीती होगी, जबकि उसे ये भी मालूम था कि आप एक मुनज़्ज़म साजिश का शिकार हो चुके हैं और आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए हैं। आप उसकी बड़ी तरफदारी कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं उसे हक पर समझती हूँ। आप बेजा उससे खफा हो रहे हैं। मैं खफा नहीं, परेशान हूँ, और उसकी वजह से मुझे अपनी सलाहियतें दो महाजों पर लगाना पड़ रही हैं। आप पलवशा की तलाश को छोड़ें और असल काम पर तवज्जो दें। वो बाकायदा बहस पर उतर आई थी। शमरेज खान मुतबस्सम होकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हर काम से अहम पलवशा की खैरियत है। गुलगारे के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा, जिसकी तोहजी से मैं कासिर था। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो गहरा सांस लेते हुए बोली, आपकी बातों से जरा भी नहीं लग रहा कि आप वही एसएस हैं जिसके वाकयात सुनकर हम बाप बेटी इतने ज्यादा मुतासर हो गए थे। कहा तो है इस बारे लोग कुछ ज्यादा ही मुबालगा आराई से काम लेते रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पलवशा खान ने अफगानिस्तान में जाकर किसको तलाश करना है? अल्बर्ट ब्रोक को। और पलवशा की तलाश के अलावा आपका मुतमईन नजर क्या है? उसने दूसरा सवाल पूछा। मैंने फौरन कहा, अल्बर्ट ब्रोक की तलाश। तो जब आप दोनों की मंजिल एक ही है तो दाएं बाएं टामक टुइयां मारने की बजाय सीधा अपने काम पर तवज्जो दें। उम्मीद है पलवशा खान भी आपको अल्बर्ट ब्रोक के दाएं बाएं मिल ही जाएगी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उसका मशवरा रद्द करने की काबिल नहीं था। मैंने तहसीन अमेज अंदाज में उसकी तरह देखा। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी छोटी बहन इतनी समझदार हो सकती है। सही कहा, उसने मुंह बनाते हुए ऊपर नीचे सर हिलाया। मर्दों के नजदीक औरत हमेशा फातरुल अकल ही रही है। इसी वजह से तो बाबा जान भी कहते रहते हैं कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। गोया बेटी से तो बहादुरी और अकलमंदी की तवक्का अबस है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, खैर ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने हैरानी आपकी औरत होने पर नहीं, कम उम्र होने पर जाहिर की है। इसी तरह शमरेज चच्चा इस वजह से आपको बेटा नहीं कहते कि उनकी नज़र में बेटी बहादुर नहीं हो सकती, बल्कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि किसी की तारीफ करने के लिए अमूमन तशबीह का सहारा लिया जाता है। जैसे कहा जाता है, फला तो शेर है शेर। अगर मैं पूछूं क्या एक जानवर इंसान से बेहतर हो सकता है तो आपका जवाब यकीनन नफी में होगा, लेकिन कभी किसी ने खुद को शेर कहलवाने का बुरा नहीं मनाया होगा। यूं ही आपका एतराज करना भी नहीं जचता। बातें बनाना तो मर्दों का खासा है। मेरी बात से इख्तलाफ न करने के बावजूद वो मेरी वजाहत कबूल करने पर राजी नहीं थी। इसे छोड़ें चचा, आप कोई मशवरा देना। मैं उससे बहस करना तर्क करते हुए शमरेज खान की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो मुस्तफसर हुआ, एक बात तो तय हो गई ना कि आप पलवशा की बजाय अल्बर्ट ब्रोक की तलाश में निकलेंगे। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। इससे बेहतर मशवरा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अब रह गई अल्बर्ट ब्रोक की बात, तो उसके मुतल्लक आपको मुजाहिदीन से कोई रहनुमाई नहीं मिल सकती। इस ज़मन में या तो सनोबर खान के कायम मकाम से मिल सकती है कि अब उसी से अमरीकियों ने काम लेना है, या आप किसी अमरीकी को अगवा करके अल्बर्ट ब्रोक के मुतल्लक मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसका मतलब है मुझे मलिक गुलबदीन या मलिक फेरोज खान पर हाथ डालना चाहिए था। गालबन आप तोरे खार के मलिक फेरोज खान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। और ये गुलबदीन कौन है? मैंने जवाब दिया, ये देगान का सरदार है और शमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का करता धरता है। बहरहाल बेहतर यही है कि अब पीछे जाने के बजाय आगे ही का रुख करो। यूं भी आपकी पलवशा भी आगे जा चुकी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपने तो हर पछतावे का खात्मा कर दिया है। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अचानक छत पर हल्का सा धमाका हुआ, यूं जैसे कोई दीवार से नीचे उतरा हो। कमरों की छत से चार दीवारी करीबन 4.5-5 फुट ऊंची थी। मैं सवालिया अंदाज में शमरेज खान की तरफ देखने लगा था। मेरे कुछ कहने से पहले वैसी ही आवाज़ दोबारा उभरी और मेरे दिल में थोड़ा सा शक था, वो भी दूर हो गया। यकीनन वो मूजी रात के अंधेरे का फायदा उठाने पहुंच गए थे। गुलगारे के चेहरे पर भी गहरी तशवीश और अंदेशे जाहिर हो गए थे। हालांकि छोटी मोटी बातों को वो खातिर में नहीं लाया करती थी। मैं फौरन लिहाफ से बाहर निकला। बूट डालने का वक्त नहीं था। पाँव हवाई चप्पल में डालकर मैंने सर पर गर्म टोपी रखी और अपनी क्लाशिंकोव काक करते हुए हाथ में पकड़ ली। शमरेज चचा की चारपाई को दरवाजे के सामने से हटा दो। समर खान और रंडड़ा को भी दरवाजे के सामने ना आने देना। गुलगारे को जरूरी हदायत देते ही मैं छत पर चढ़ने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। गुलगारे ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, मगर उसकी बात सुनने के लिए
मैं रुका नहीं था। दूसरे कमरे के शुमाली मगरबी कोने में लोहे की सीढ़ी लगी थी, जिसका इख्तिताम छत पर बने हुए मोर्चे में होता था। उनके घर 2 मोर्चे बने हुए थे, एक घर के सामने की शुमाल की जानिब और दूसरा घर के अकबी जानिब जनूब मगरब दीवार पर। दोनों मोर्चों पर जाने के लिए अलग-अलग सीढ़ियां लगी हुई थी। मोर्चों पर लोहे के मजबूत दरवाजे लगे थे जो अंदर की जानिब बंद होते थे। मैं सराहत से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत के सुराग से मोर्चे में दाखिल हुआ। मोर्चे के दरवाजे पर मुझे खुसर पुसर सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश में है। मैं दरवाजे के करीब हुआ और उनकी सरगोशियों की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। संगीन खाना, दरवाजा अंदर से बंद है और हॉल इतने छोटे हैं कि उनसे अंदर नहीं घुसा जाएगा। तो फिर दूसरे मोर्चे का जायजा लें। शायद इस मर्तबा बोलने वाला संगीन खान था, यकीनन वो भी अंदर से बंद होगा। एक तीसरी आवाज उभरी थी, हमें सेहिन ही में उतरना पड़ेगा। लाजमन उन्होंने कमरों के दरवाजे भी अंदर से बंद किए होंगे। ये वो पहला आदमी था जिसने संगीन खान को पुकारा था। फिर क्या करें? संगीन खान की आवाज में बेचैनी थी। देख लो, तुम ही उस लड़की को हासिल करने के लिए पागल हुए जा रहे हो, और इतना तो हमें मालूम है कि घर में कम से कम 2 हथियार बरदार मर्द मौजूद हैं। तीसरे मर्द ने अंदेशा जाहिर किया, अलफ जान, क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी खतरा मोल नहीं लिया? संगीन खान की आवाज में गहरी खफगी पनाह थी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अलफ खान जान छुड़ाते हुए बोला, फकत मशवरा ही देना है ना, लड़ने की जरूरत नहीं, और कोई तरकीब सोचो कि हमें नाकाम न लुटना पड़े। ये वही था जिसने संगीन खान को दरवाजा बंद होने की इत्तला दी थी। संगीन खान बोला, मेरा ख्याल है नीचे उतर कर देखते हैं, अगर दरवाजे बंद मिलेंगे तो सुबह का इंतजार कर लेंगे, जैसे ही वो उठेंगे हम उन्हें छाप लेंगे। अलफ जान तंजिया लहजे में बोला, मतलब तुम इस लड़की को हासिल किए बगैर नहीं जाने वाले? बिल्कुल भी नहीं, संगीन खान हतमी लहजे में बोला, जब से उसे देखा है मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है, उसे पाए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। अलफ जान ने कहा, असफंदयार, वजीर बादशाह और सलीम जान को भी ऊपर ही बुला लो, वो सारी रात बाहर तो नहीं खड़े रहेंगे। ठीक है। असफंदयार उससे मुतफिक होता हुआ बोला। वो यकीनन उन आदमियों को ऊपर लाने के लिए चल पड़ा था, मगर उसके कदमों की आवाज मुझे सुनाई न दी कि वो नहायत एहतियात से कदम उठा रहा था। मैंने मोर्चे के हॉल से एहतियात से बाहर झांका। मोर्चे के अंदर अंधेरा था और मेरा नजर आना मुमकिन नहीं था। बर्फबारी कब की रुक चुकी थी, आसमान भी साफ था। 18-19 के चांद की रोशनी सफेद बर्फ पर मुनअक्स होकर माहौल को खूब रोशन किए हुए थी। मोर्चे के दरवाजे पर खड़े आदमी तो मुझे नजर न आ सके, अलबत्ता असफंदयार दीवार की जड़ में कदम रखता हुआ दरवाजे से दूर जाता नजर आ गया था। मुझे उनकी बेवकूफ़ी पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि कच्ची छतों पर जितनी भी एहतियात से कदम रखा जाए, नीचे मौजूद आदमी को लाजमन पता चल जाता है कि कोई छत पर चल रहा है। अलबत्ता कोई गहरी नींद में हो तो अलहदा बात है। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। शायद उन्हें यह लगा हो कि तमाम सो रहे हैं और यही बात उनकी इस हमाकत की वजह बनी हो। वाकई जब इंसान के दिमाग पर किसी औरत के हसूल का भूत सवार हो तो उसे उसके अलावा कुछ नहीं सूझता। संगीन खान के गलाजत भरे भेजे में भी मासूम रनड़ा का नोखेज और पुरकशिश जिस्म समाया हुआ था, जिसकी वजह से वो बार बार शमरेज खान के घर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गया था, और उसका एक ही इलाज था कि गंदे ख्यालात से भरी खोपड़ी ही उसके सर पर बाकी न रहने दी जाती। उसके अलावा तो रनड़ा का ख्याल उसके जहन से महव नहीं हो सकता था। अचानक हल्की आहट के साथ किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। यकीनन वो गुलगारे थी जो मोहतात अंदाज में चलती हुई वहां पहुंची थी। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो कुछ बोल न दे। मैंने फौरन मुड़कर अपने हाथ उसके होंठों पर रख दिए। वो एकदम साख्त हो गई थी। उसी वक्त संगीन खान ने बेसब्री जाहिर करते हुए कहा, नीचे उतरें, और उसके बोलने के बाद मुझे गुलगारे को कुछ कहने की जरूरत महसूस न हुई कि उसे सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जानी चाहिए थी। उसके होंठों से हाथ हटाकर मैं दोबारा दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हो गया। ठहरो, उन्हें ऊपर तो आने दो। अलिफ खान ने मेरी दिल को लगती हुई बात कही थी। मैं भी उनके ऊपर आने का ही मुंतजिर था। तो वो आ जाएंगे ना? संगीन खान नीचे जाकर जल्द अज जल्द दरवाजों का जायजा लेना चाहता था। शायद उसके दिल के किसी कोने में दरवाजा खुला होने की उम्मीद रोशन थी, और नफ्सियाती ख्वाहिशात उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। रस्सी के बगैर छत से कूदोगे तो कितना धमाका होगा, ये भी सोचा है? अलिफ जान ने उसकी बेसब्री पर डांटा। और होश से काम लो, वो कहीं सही संवर कर अपने दूल्हे संगीन खान के मुंतजिर नहीं कि तुम मरे जा रहे हो। हाय अलिफ जान, तुमने उसे देखा नहीं, वरना ये बकवास न करते। यकीन करो, दूध की तरह सफेद, मक्खन के पेड़े की तरह मुलायम और चांद की तरह रोशन चेहरा है उसका। अगर चेहरे की ये हालत है तो बाकी बदन कैसा होगा? उफ, एक तो ये भी कीड़ी की रफ्तार से ऊपर चल रहे हैं। संगीन खान रनरा की तारीफ करते करते अपने साथियों की सुस्ती पर शिकवा कुना हो गया। उसे बिल्कुल ही करार नहीं आ रहा था। न जाने गुज़िश्ता रात उसने कैसे सबर लिया था। शायद मौसम की खराबी आड़े आ गई थी। मैंने सोचा, मगर उसके साथ मुझे ख्याल आया कि खराब मौसम तो ऐसे कामों के लिए मुफीद रहता है। उसकी घटिया गुफ्तगू गुलगारे ने भी सुन ली थी, और यह नामुमकिन था कि वो बात की तह तक न पहुंच गई हो। अपनी छोटी बहन के मुतल्लिक ऐसी बातें सुनकर यकीनन वो गुस्से के साथ
खिफत भी महसूस कर रही होगी। मैं मोर्चे के होल से बाहर झांकने लगा। छत की उस जानिब कोई दूसरा होल मौजूद नहीं था। इस वजह से गुलगारे भी मेरे करीब आकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गई थी। वो खुशनुमा, भरपूर और गुदास जिस्म की मालिक एक नुखेज दुशीज़ा थी, जबकि मैं आम ख्वाहिशात से मगलूब होने वाला एक गुनहगार जवान। उसकी कुर्बत मुझे महंगी पड़ सकती थी और मैं नहीं चाहता था कि काबिल एहतराम और पाकीज़ा ख्यालात की हामिल लड़की के बारे मेरे ज़हन में कोई गंदा ख्याल परवरिश पाकर हमेशा की शर्मिंदगी मेरा नसीब कर दे। यूं भी शैतान खून की तरह इंसान की रगों में दौड़ता है। हिफ्ज़े मातुकद्दम के तौर पर मैंने फौरन उसे बाजू से थाम कर नरमी से दूर धकेल दिया। वो ऐसी हरकत नरमी से की जाए या सख्ती से मुखालिफ को नहायत नागवार गुजरती है, बल्कि सिन्फ नाज़िक को तो शर्मसार कर देती है। लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। वो कुछ कहे बगैर दूर हो गई। अलबत्ता अंधेरे की वजह से उसके चेहरे के तासुरात मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कि मैं उसके गुस्से या शर्मिंदगी का अंदाजा कर पाता। मैं दोबारा होल से बाहर झांकने लगा। छत का दूसरा किनारा इतनी दूर नहीं था कि मुझे उनके वाज़े हेवले दिखाई न देते। यूं भी बर्फ पड़ जाने के बाद चांदनी रात में माहौल कुछ ज्यादा ही रोशन हो जाता है। पहले वहां सिर्फ अस्फंजार मौजूद था, उसके बाद एक हेवले का इजाफा हो गया और दीवार से एक तीसरा हेवला भी छत पर उतर रहा था। उसके नीचे मौजूद दोनों साथी ऊपर पहुंच गए थे। मैं उनके इरादों को भी जान गया था और उनमें से किसी की जिंदगी भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। न मैंने किसी से कुछ पूछगछ करनी थी। कलाशंकोव को नीचे ही से काग करके आया था। कलाशंकोव काग करने से अच्छी खासी आवाज उभरती है। हाथ से टटोलकर मैंने सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। दरवाजे के बुलेट को अगर मैं एहतियात से खोलता तो जरा सी भी आवाज निकलने पर संगीन खान और अल्फजान चुकन्ना होकर संभल सकते थे। उसके बरक्स बुलेट को एक झटके से खोलने पर आवाज तो जरूर उठती, मगर उनके संभलने से पहले मैं दरवाजा खोल चुका होता। मैंने दूसरी तजवीज पर अमल का सोचा और दरवाजे के बुलेट पर मजबूती से हाथ जमा कर एकदम बुलेट खोलकर दरवाजे के अकेले फट को अंदर की तरफ खींच लिया। वो दोनों अपने साथियों की तरफ रुक करके खड़े थे जो उन्हीं की तरफ चल पड़े थे। बुलेट खुलने की आवाज पर वो उछल कर संभले। संगीन खान के मुंह से बेसाख्ता कक क्या है निकला था, लेकिन ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसके लबों से अदा हुए थे। इंसान भी कितना अनजान और लाइल्म है। नफसानी ख्वाहिशात से मगलूब रनड़ा के नोखेज बदन को रोनने का मंसूबा बनाने वाले संगीन खान को ये मालूम नहीं था कि मौत उसके कितना करीब पहुंच चुकी थी। उसके रनड़ा की चीखें और आहें सुनने के तरसे हुए कानों में कलाशंकोव की भयानक तड़तड़ाहट मौत का नगमा बनकर गूंजी। उसने लज्जत के अरूज के हसूल का मंसूबा बनाया हुआ था और रब्बे जुल जलाल ने अजियत की इंतहा उसके मुकद्दर में लिखती थी। कलाशंकोव के फायर की आवाज और अपने दोनों साथियों के नीचे गिरने पर एक लम्हे के लिए वो बदहवास होकर साख्त हो गए थे। मैंने ट्रैगर से उंगली हटाए बगैर बैरल का रुख उनकी जानिब मोड़ा। उनमें से एक आदमी ने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की और फौरन दीवार पर चढ़कर दूसरी जानब कूदने की कोशिश की, मगर छत के साथ मुत्तसिल दीवार पर चढ़ने तक उसकी अपनी कोशिश का अमल दखल था, जबकि उसे दूसरी जानब गिराने में सरासर कलाशंकोव की गोलियों का कमाल था। संगीन खान और अल्फजान के तड़पने की रफ्तार में ठहराव आता जा रहा था, जबकि दूसरे दो अभी तक अपने हाथ पांव झटक रहे थे। वो एक मासूम कली को तड़पाने आए थे, उन्हें खुद तड़पना पड़ गया था। इसी को मुकद्दर कहते हैं। यही मौत की घात होती है। यही फर्क इंसान और अल्लाह पाक के बनाए हुए मंसूबे में होता है। एक तरफ इंसान तजवीज़ बना रहा होता है और दूसरी जानब अल्लाह पाक एक फैसला फरमा चुका होता है, और होता वही है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दिया हो। वो जालिम थे और जालिमों पर अल्लाह पाक लानत फरमा चुका है, जबकि लानत का मतलब अल्लाह पाक की रहमत से दूर होना है। वो भी अपने गंदे मंसूबों और गलीज ख्यालात के साथ तौबा की तौफीक पाए बगैर मुर्दार हो गए थे। वो मुझे यकीन था कि दीवार से कूदने वाला मेरी गोली खाकर ही दूसरी जानिब गिरा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बार नीचे झांक कर देखना जरूरी समझा। उसकी मुड़ी तुड़ी लाश दीवार के साथ ही पड़ी थी। उसी वक्त गुलगारे भी मोर्चे से निकल आई। मुझे मुखातिब किए बगैर वो हाथ में मौजूद टार्च चलाकर उनके चेहरे देखने लगी। उनके चेहरों पर अजियत सख्त होने के बावजूद मुझे पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। वो वही पांचों थे जो उस दिन धमकाने आए थे। मोर्चे के दरवाजे के साथ गिरने वाले अल्फजान और संगीन खान में एक के पास 30 बोर पिस्तौल और दूसरे के पास कलाशंकोव थी, जबकि दूसरे कोने पर पड़ी लाश के पास 12 बोर बंदूक, 8mm और एक पिस्तौल पड़ा नजर आ रहा था। दीवार से कूदने वाला अपनी राइफल वहीं फेंक गया था। इनकी लाशों का क्या करें?
मैं जानता था कि वो खफा है, उसके बावजूद मैं उसे मुखातिब हुआ। मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो वहां से पड़े हथियार समेटने लगी। मैंने कुछ पूछा है, मैंने उसे दोबारा मुखातिब किया, मगर बेपरवाही से तमाम हथियार उठाकर वो वापस मोर्चे की जानिब चलती। मुझे अच्छी खासी सुबकी का एहसास हो रहा था। गो मैंने भी उसकी तौहीन की थी, मगर मेरा मकसद हरगिज हरगिज उसकी तौहीन या सुबकी का न था। मैंने फक्त हिफाजती तदाबीर पर अमल किया था, मगर वो जानबूझकर मेरी हतक करने पर तुल गई थी। सर झटक कर मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। कमरे में रंधड़ा अपने बाप की बगल में घुसी थी। वो गुलगारे की तरह बनना चाहती थी, मगर उसकी तबीयत मुझे गुलगारे से यकसर मुख्तलिफ नजर आई थी। गुलगारे बहादुर, दिलेर और हौसले वाली थी, जबकि रंधड़ा रवायती लड़कियों की तरह डरपोक, सहमी हुई और जल्दी घबरा जाने वाली लड़की थी। समर खान अलबत्ता मुझे काफी हौसले वाला लगा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ उस वक्त गुलगारे बाप को तमाम मूजियों के मरने की इत्तला दे चुकी थी। मैंने अंदर दाखिल होकर पूछा, चचा शमरेज, इन लाशों का क्या करें? लाजमी बात है जमीन में दबाना पड़ेंगी। इतना बड़ा गड्ढा खोदने में तो सुबह हो जाएगी। गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। हमारे घर की शुमाली जानिब जो अखरोट के 2 बड़े दरख्त हैं, उनकी गरबी जानिब थोड़ी सी ढलान उतर कर एक काफी बड़ा गड्ढा मौजूद है। गुलगारे बेटी आपको वो जगह दिखा देगी, वहां फेंक कर ऊपर पत्थर फेंक दो। ऐसों के लिए ऐसी ही कब्रें दस्तयाब हुआ करती हैं। समर खान चला जाएगा। मुझे सख्त नींद आ रही है। वो इतनी खफा थी कि मेरे साथ जाने पर भी राजी नहीं थी। मैंने फौरन कहा, समर खान, मैं छत पर पड़ी लाशों को शुमाली जानब फेंक कर आता हूँ, तुम कोई टार्च और बेलचा वगैरह ढूंढ लो। जी लाला, कहकर उसने असबात में सर हिला दिया। मैं दोबारा मोर्चे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। एक एक करके मैंने चारों लाशों को शुमाली जानब से दीवार से बाहर फेंक दिया। मेरे कपड़े तो उनके गंदे खून से नापाक हो गए थे, लेकिन ये कपड़े शमरेज खान के थे, इसलिए मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। मोर्चे का दरवाजा अंदर से बंद करके मैं नीचे उतर आया। गुलगारे अपने लिहाफ में गुम हो चुकी थी। रंधड़ा भी बहन की मौजूदगी से हौसला पाकर अपनी चारपाई पर पहुंच चुकी थी। मैं सरसरी नजर उन पर डालता हुआ दूसरे कमरे में पहुंच गया, जहां समर खान चौड़े मुंह वाले बेलचे और टार्च के साथ मेरा मुंतजिर था। ज़ीशान साहब, यकीनन आपको जहमत हो रही होगी, मगर मैं मजबूर हूँ। और कैसी बातें कर रहे हैं शमरेज चचा? मैं कथा कलामी करते हुए बोला, इसमें जहमत कैसी? अब औरतें तो ये काम नहीं कर सकती ना, और घर में मौजूद सेहतमंद मर्द इस काम के लिए जा रहे हैं। क्यों समर खान? मैंने आखिरी फिक्रा मुस्कुरा कर कहा। समर खान फौरन छाती चौड़ी करते हुए बोला, जी लाला। उसके अंदाज पर शमरेज खान भी मुस्कुरा पड़ा था। मैं समर खान के साथ घर से बाहर निकल आया। सबसे पहले मैंने गरबी जानिब अकेली पड़ी लाश उठाई और समर खान की मईत में चल पड़ा। अखरोट के दोनों दरख्त 50-60 गज से ज्यादा दूर नहीं थे, और मज़कूरा गड्ढा इन दरख्तों से मजीद 25-30 गज ढलान में बना था। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि 5 लाशें आसानी से उसमें समा जाती। मैंने एक एक करके तमाम की तमाम लाशें गड्ढे में फेंक दी। हर लाश को उठाने से पहले मैं उसकी तलाशी जरूर ले लेता था। उनकी जेबों से निकलने वाली थोड़ी बहुत नकदी में अपने पास संभालता रहा, क्योंकि अब वो उनके किसी काम की नहीं थी। सिर्फ एक आदमी की जेब से तवक्को से ज्यादा रकम बरामद हुई थी, जिस पर मैं हैरानी का इजहार कर सकता था। गड्ढे को पत्थरों से बांटने के बाद समर खान ने भी मेरा हाथ बिठाया। वहां जा बजा इतने पत्थर बिखरे थे कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। आधे घंटे की कोशिश के बाद उनकी लाशें मुकम्मल तौर पर पत्थरों से ढक गई थी। पत्थर फेंकने के बाद मैंने बेलची की मदद से गड्ढे की दीवारें भी गिराकर कंकर भरी मिट्टी गड्ढा पाटने वाले पत्थरों पर बखेर दी थी। अब उन पत्थरों को कोई मुर्दार खोर जानवर भी हटाकर लाशों तक रसाई नहीं पा सकता था। अलबत्ता मुर्दा खोर कीड़ों की चंद रोज जियाफत का इंतजाम हो गया था। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद हम वापस आ गए। समर खान को उसकी चारपाई पर भेजकर मैं गुस्ल खाने में घुस गया। खून आलूद कपड़े उतार कर मैंने कपड़ा गीला करके जिस्म पर लगे खून के असरात को साफ किया और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आ गया। शमरेज खान मेरे इंतजार में जाग रहा था। एक बार फिर तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद ही उसने लिहाफ अपने ऊपर ले लिया था। रात को देर तक सोने की वजह से सुबह की नमाज पर भी मैं बमुश्किल जाग पाया था। नमाज पढ़कर दोबारा सोया तो देर से जागा। सूरज काफी ऊपर आ गया था। वो दिन खूब रोशन और साफ था। सफर करने के लिए एक बेहतरीन दिन। अगर मैं खाना खाकर निकल जाता तो अच्छा खासा सफर तय कर लेता। उम्मीद थी कि खानकले तक पहुंच जाता, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरी निगाहों में गुलगारे का खफकी भरा चेहरा घूम रहा था। मैंने वाकई उसके साथ ज्यादती की थी। यहाँ मैं 4-5 दिन गुजार चुका था, वहाँ एक दिन मजीद रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चारपाई छोड़कर मैं हवाइज जरूरिया से फारिग हुआ और हाथ मुंह धोकर गुस्लखाने से बाहर आ गया। रंधड़ा ने मुझे बिस्तर छोड़ते हुए देख लिया था। मेरे गुस्लखाने से बाहर आने तक वो नाश्ता ले आई थी। वहाँ दूध वाली चाय का सिर्फ मैं ही शौकीन था, बाकी कहवे को ज्यादा पसंद करते थे। चाय पीकर मैं शमरेज खान से गपशप करने लगा। रास्ते के बारे जरूरी मालूमात लेने के अलावा गर्म कोट,
रेन कोट और लॉन्ग बूट भी मांग लिए थे। ये तमाम सामान उसके पास मौजूद था और मुझे आगे सफर के लिए इन चीजों की अशद जरूरत थी। उसने खुशदिली से जवाब दिया, इसमें पूछने की क्या बात है। मैंने ममनूनियत से कहा, शुक्रिया शमरेज चचा। उसने पूछा, रात को जो हथियार हाथ आए हैं उनका क्या करोगे। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, 12 बोर रनड़ा के लिए बेहतर रहेगी। क्लशिंकोव समर खान की हो जाएगी। 8 mm आप रख लेना कि आपकी क्लशिंकोव पर गुलगारे काबज है। बाकी बचे 2 पिस्तौल तो उनके बदले मैंने गर्म कोट, पानी पल्ला और बूट ले लिए है ना। उसने नफी में सर हिलाया, ये तो खैर ज्यादती है। इतने कीमती हथियार आपको यूं ही नहीं छोड़ देने चाहिए। पहली बात कि मैं यूं ही नहीं छोड़ रहा, और दूसरा क्या ये सारा वजन साथ फिराता रहूंगा? नहीं। उसने नफी में सर हिलाते हुए मशवरा दिया, साथ फिराने की क्या जरूरत है, बेच दो। ख्वागा ओबो में इनके कई खरीदार मिल जाएंगे। शमरेज चचा चंद टके रनड़ा और समर खान की खुशी से अहम नहीं है, बाकी यहाँ रहते हुए आपको इन हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया जीशान साहब। अच्छा मैं जरा देख लूं ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं बाहर आ गया। गुलगारे दिन का खाना बनाने बावर्ची खाने में घुसी थी। मैं उसे माजरत करने के लिए रुका था और उससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था। दरवाजे पर खड़े होकर मैं पूछने लगा, चाय मिल सकती है? आटे के पेड़े बनाकर उसने सामने रखे हुए थे और अब रोटियां डालने वाली थी। मेरी आवाज सुनते ही वो कोई जवाब दिए बगैर खड़ी हुई और बावर्ची खाने से बाहर निकलकर रनड़ा को आवाज देने लगी। वो भाई के साथ मिलकर मवेशियों के बाड़े की सफाई में लगी थी। बहन की आवाज सुनते ही बाहर निकलकर पूछने लगी, जी बाजी मेहमान के लिए चाय बना दो। उसके लहजे से टपकती अजनबियत मुझे शर्मसार कर गई थी। ठीक है बाजी, सादतमंदी से कहते हुए उसने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आ गई। लाला, दूध वाली चाय या कहवा? तुम्हें नहीं पता बड़ा भाई कौन सी चाय पीता है? वो खिलखिलाकर हंसी। पता तो है, तो फिर बनाओ। ठीक है लाला जान। उसने चाय का पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। वैसे बाजी आपसे खफा तो नहीं है? क्या पता, मैंने मुंह बनाया। और मुझे उसकी खफगी की परवाह भी कब है, जब मेरी नन्ही सी रनड़ा बहन मौजूद है तो किसी दूसरे के नखरे क्यों उठाऊं? देख ले लाला जी, आपने चले जाना है और बाजी ने मेरी दरगत बना देनी है। मैंने मजाहिया अंदाज में कहा, दरगत क्यों? कल मैंने आवारा गर्दों से जो 12 बोर बंदूक छीनी है वो तुम्हारी हुई। गुलगारे जूं ही रोब जमाने की कोशिश करे, बंदूक निकाल लेना। वो मासूमियत से बोली, मुझे बंदूक चलाना ही नहीं आता। चाय पीकर मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। पता है रात को जब आप दुश्मनों से लड़ रहे थे उस वक्त बाबा जान ने मुझे आपके बारे सब कुछ बता दिया था। क्या सब कुछ? मैंने हैरानी जाहिर की। यही कि आप फौजी हैं, बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, दलेर और बहादुर हैं और इन तमाम बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सच में मैं उस वक्त इतनी डरी हुई थी। बाबा जान की बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। बाद में बाबा जान का कहना सच साबित हुआ और मेरे बहादुर लाला ने सबको कत्ल कर दिया। यकीनन रात को उसका खौफ दूर करने के लिए ही शमरेज खान ने मेरी बहादुरी के बारे कुछ मुबालगा आराई की थी। मैंने मजाहिया अंदाज में कहा, उन बदमाशों को तुम्हारी बाजी गुलगारे ने मारा है। लाला जी, बाबा जान कहते हैं झूठ मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही है ना? ये कहते हुए उसने भाप उड़ाती चाय की प्याली मेरे सामने रखी और अपने लिए चाय डालने लगी। तुम अपने लाला को झूठा कह रही हो? मैंने उसे हल्के से डांटा। वो शौकी से मुस्कुराई, नहीं लाला जान, मैं तो बस तस्दीक चाह रही थी। मैं उसकी हंसी में शामिल होता हुआ बोला, वैसे तुम्हारे बाबा जान ने बिल्कुल ठीक कहा है। चाय पीने के दौरान वो मुझसे रात वाली सारी बात उगलवा चुकी थी। चाय की प्याली खाली करते हुए उसने कहा, अच्छा छत पर चढ़ते हैं, आप मुझे 12 बोर राइफल चलाना भी सिखा देना और वहाँ आपको एक खास बात भी बताऊंगी। मैंने उसकी तजवीज़ में हल्की सी तरमीम करते हुए कहा, तो घर से बाहर जाते हैं ना? वो मिसर हुई, नहीं छत पर जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम राइफल ले आओ। अस्बात में सर हिलाते हुए गुलगारे को आवाजें देने लगी, बाजी हमने चाय पी ली है, आ जाएं। रनड़ा की आवाज़ सुनकर वो मवेशियों के बाड़े से बाहर निकल आई। रनड़ा को चाय बनाने भेजकर वो खुद सफाई में मशगूल हो गई थी। वो न सिर्फ नाराज थी बल्कि अपनी नाराजगी का वाज़े इजहार भी कर रही थी। मैंने उसे घूर कर देखा मगर वो मुझसे नजरें मिलाए बगैर सर झुकाए बावर्ची खाने में घुस गई। एक लम्हे के लिए मेरा इरादा हुआ कि मैं भी बावर्ची खाने में घुसकर उससे नाराजगी की वजह दरियाफ्त करूं, मगर फिर मुझे हिम्मत न हो सकी। न जाने मेरे जबरदस्ती पूछने पर वो क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती। आखिर वो एक जवान लड़की थी और उसका कोई सख्त रद्द-ए-अमल शमरेज खान के दिल में गलतफहमी का बीज बो सकता था। मुझे अपना दिन ज़ाया करने पर अफसोस हुआ। मुझे आज सुबह ही आगे चले जाना चाहिए था। ये सब कुछ सोचते हुए मैं छत पर जाने के लिए सीढ़ियों वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। उन मूजियों के खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था और उसकी वजह यह थी कि उनका गंदा खून बर्फ पर गिरा था जो सुबह ही सुबह रनड़ा और समर खान ने उठाकर छत से नीचे फेंक दी थी। उसी वक्त रनड़ा ने छत पर चढ़कर मुझे आवाज दी, लाला जी इस तरफ। उसने मकान के सामने शुमाल की जानब मौजूद मोर्चे की तरफ इशारा किया। हम छत पर चलते हुए उस मोर्चे के करीब पहुंचे। मकान की बनावट ऐसी थी कि उसके 3 इतराफ में कमरे तामीर किए गए थे, जबकि सामने वाली दीवार के साथ कोई कमरा नहीं बना था। शुमाल मशरक दीवार के साथ जो आखिरी कमरा था उसकी छत पर सामने के रुख की देखभाल के लिए मोर्चा बनाया गया था। तमाम कमरों को मिलाने के लिए दरवाजे लगाए गए थे।
यूं के आदमी सहन में निकले बगैर पूरे कमरों में घूम सकता था। सामने वाला मोर्चा जिस कमरे में बना था उसकी छत बाकी कमरों से बुलंद थी, इतनी कि छत और सामने वाली मशरकी दीवार की बुलंदी बराबर हो जाती थी। यूं कि उस जानिब से आदमी छत पर लेट कर भी फायर कर सकता था। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि रंजड़ा ने मेरी क्लैशनकोव भी कंधे से लटकाई हुई है। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई मेरी क्लैशनकोव क्यों ले आई हो? क्या क्लैशनकोव से भी फायर करना है? नहीं लाला जी, क्लैशनकोव से तो आपने फायर करना है। मैंने? क्यों? बताती हूँ। मानी के अंदाज में कहते हुए उसने एक जानिब उंगली उठाई। वो दरख्त का तना नजर आ रहा है। मैंने उसकी उंगली की सीध में देखा, करीबन 250-300 मीटर के फासले पर दरख्त का एक टुंड-मुंड तना नजर आ रहा था जो जमीन से 7-8 फुट बुलंद था। हाँ, मगर इसमें क्या खास बात है? तने के दरमियान में कोई चीज नजर आ रही है? मेरी बात का जवाब दिए बगैर उसने अगला सवाल दागा। मैंने असबात में सर हिला दिया। हाँ, लगता है कोई शीशा चमक रहा है। वो मेरी क्लैशनकोव लाने का मकसद फूटते हुए बोली, बस लाला जी, इस शीशे को आपने 10 गोलियों से निशाना बनाना है। मैं हंसा, तो ये काम अपनी बाजी से करवाओ ना। बाजी ही का तो ये हदफ है, और यकीन मानो दर्जनों गोलियां जाया कर चुकी है, अभी तक उसे कामयाबी नहीं हुई। ये बात कहते हुए उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी, यूं जैसे गुलगारे हमसे 2 कदम दूर ही तो खड़ी हो। अगर मैं भी उसे निशाना ना बना सका फिर मुझे मालूम हो जाएगा कि गुलगारे बाजी सच कहती हैं। मैंने इस्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा, क्या कहती है वो? कुछ नहीं, वो हकला गई थी। जानती हो, शमरेज चचा कहते हैं झूठ मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसकी बावर्ची खाने में कही गई बात लुटाई। वो कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। लाला जी, आपने उधार लुटाने में जरा देर भी नहीं लगाई। आए बाय नहीं, असल बात बताओ, तुम्हारी भाजी क्या कहती है? वो कहकर वो 1-2 लम्हे को खामोश हुई और फिर अटकते हुए बात मुकम्मल करने लगी। कहती हैं कि आप बस ऐसे ही मशहूर हो गए हैं और आप इतने अच्छे निशानाबाज भी नहीं हैं और तुम इसीलिए मुझे आजमाने ले आई। नहीं लाला जी, यह बात नहीं है। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम्हारी बाजी सही कहती है, मुझसे ये निशाना नहीं लगेगा। अब चलो मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखा दूं। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, यूं ही फायर किए बगैर आप कैसे कह सकते हैं? हर आदमी को मालूम होता है कि वो कितने पानी में है। वो मेरे सिर हो गई। नहीं, बस आप इस शीशे को निशाना बनाएंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे लाला जी के खिलाफ बात करे, चाहे वो बाजी ही क्यों ना हो। रंजड़ा, बात को समझने की कोशिश करो। आपने नहीं ना करना फायर। उसके लहजे में नाराजगी शामिल होने लगी थी। गुलगारे पहले से खफा थी, अब रंजड़ा को खफा करना मुझे मुनासिब न लगा। यूं भी वो इतनी अकीदत और खुलूस से मुझे लाला जी कहती थी और हर लड़की की नज़र में उसका बड़ा भाई हीरो होता है, दुनिया के तमाम मर्दों से नोखा। एक छोटी बहन के सामने मैं उसके भाई को जीरो नहीं कर सकता था। अच्छा नाराज ना हो, करता हूँ फायर, लेकिन सिर्फ 1 गोली फायर करूंगा। अगर शीशे को निशाना ना बना सका तो समझ लेना तुम्हारी भाजी ठीक कहती है। ये कहकर मैं नीचे बैठ गया था। क्लैशनकोव की साइड पर 300 रेंज लगाकर मैंने दोनों कोहनियां अपने घुटनों पर टिका दी। ये स्नाइपर की वो खास पोजीशन होती है जब वो दरख्त पर बनी मचान से किसी हदफ को निशाना बनाता है। पोजीशन दुरुस्त करके मैंने पिछली साइड के वी नुमा कटाव को अगली साइड की नोक से मिलाया और शीशे पर नजर साध ली। उस क्लैशनकोव को मैं पहले से आजमा चुका था। वो मेरी नजर के मुताबिक ही 0 थी, इसलिए मुझे इस वक्त क्लैशनकोव को जांचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शीशे का 2 इंच का टुकड़ा सिर्फ अपनी चमक की वजह से दिखाई दे रहा था और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो अपने हुजम से कुछ बड़ा दिखाई देता था। यही वजह थी कि गुलगारे उसे निशाना नहीं बना पा रही थी। यह भी मुमकिन था कि उसकी क्लैशनकोव सही तरीके से 0 ही न हुई हो और इतना बारीक निशाना लगाने के लिए हथियार का मुकम्मल 0 होना जरूरी होता है, जबकि हथियार की ऐसी 0कारी कोई मंजा हुआ स्नाइपर ही कर सकता है। आम निशानाबाजी में चूंकि इतने फासले पर लगे हदफ की लंबाई चौड़ाई एक इंसान के बलाई जिस्म के बकदर जरूर होती है, इसलिए अमूमन हथियारों को इस बारीक बीनी से नहीं जांचा जाता। अलबत्ता जहां तक मेरी जात का ताल्लुक था तो मैंने जिस हथियार को चंद दिन भी पास रखना होता उससे अपने तरीके से 0 जरूर करता था और इस वक्त मेरे हाथों मेरी जाती क्लैशनकोव ही थी। वो क्लैशनकोव जो कमांडर नसरुल्लाह खान ने मुझे बतौर तोहफा अनायत की थी। शीशे की चमक की वजह से उसका मरकज मालूम करना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी आंखों को 60-70% मीच कर शीशे की चमक को धुंधलाया और मुझे शीशे का मरकज मालूम हो गया। उस काम में मुझे 2-3 सेकंड ही लगे थे। शीशे का मरकज मालूम होते ही मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रैगर दबा दिया था।